सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल आईटी प्रिपरेशंस पे। तो आज का हमारा टॉपिक है टॉप 30 मोस्ट आस्क इन स्क्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत बार पूछे गए हैं और बहुत सारे रिपीटेड भी क्वेश्चंस है जो मैंने लिख के रखे थे। मैंने जो भी इंटरव्यू दिया वो सारे लिख के रखे हैं और मेरे फ्रेंड्स से भी ज़्यादा ये क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो मोस्टली सेम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत बार रिपीटेड भी होते हैं। तो वही सारे क्वेश्चंस है और विथ डिटेल्स, ऐसे डिटेल्स की आपको कहीं जाने की जरूरत भी ना हो। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे जो वीडियोस है जो ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सके और उनको हेल्प हो सके। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट मिलते रहे। ठीक है, तो मैं पिछली बार भी एक वीडियोस लेके आया था टॉप 30 डॉट नेट कोडिंग क्वेश्चन। तो ये भी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है पार्ट 1। तो बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट जो कोडिंग क्वेश्चन है वो जो 15 क्वेश्चन में लेके आया था वो बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक लेवल क्वेश्चन है जो हमेशा पूछे जाते हैं। जैसे कि टीसीएस, एसेंशियल, एलटीआई, माइंट्री और कॉग्निजेंट वालों को ज़्यादा तो पूछे जाते हैं। और मैं पार्ट 2 भी लेके आना हूँ, इसके सारे एडवांस क्वेश्चन में इसमें आपको बताने वाला हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पार्ट 2 का भी अपडेट मिले। मैं नीचे सारे जो क्वेश्चंस के जो सारे क्वेश्चंस के जो ड्यूरेशन है मैं आपको दे दूंगा ताकि आप डायरेक्टली उस वीडियो पे जंप कर सके जो आपको पसंद है। ठीक है, और आप प्रिपेयर करना चाहते हो। ठीक है, और चलो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा टॉप 30 मोस्ट आस्क्ड एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो हमारे सारे क्वेश्चन ये रहे आज के, और आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि कौन से क्वेश्चन है। आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो ताकि आप बाद में प्रिपेयर कर सको, या इस वीडियो को भी सेव करके रखे, या बाद में आप इसको आपके जो एज अ समरी आपको एज अ प्रिपरेशन के लिए अगर बाद में भी आपको काम आया तो आप सेव कर सकते हो। ठीक है, तो चलो पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डीबीएमएस एंड आरडीएमएस। बहुत बेसिक क्वेश्चन है और फ्रेशर्स को तो ज़्यादा पूछा जाता है और एक्सपीरियंस लोगों को तो हमेशा ये क्वेश्चन ज़्यादा तो पूछा नहीं जाता। तो जो 30 साल से ज़्यादा है उसको तो ज़्यादा तो पूछा नहीं जाएगा, बट आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन उसका चाहिए। ठीक है, तो डीबीएमएस क्या है? और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प यू टू स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज डेटा एफिशिएंटली। डीबीएमएस का अर्थ यही होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो मैनेजमेंट सिस्टम जो डेटा मैनेज करता है। ठीक है, जो भी हम रिलेटिव इन्फॉर्मेशन जो सेव करते हैं, जैसे कि हमारी जो हम अगर एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय के सारे इन्फॉर्मेशन, जैसे कि एम्प्लॉय नाम, एम्प्लॉय आईडी, कौन सी कंपनी में, उसकी एज क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हो गया हमारी रिलेटिव इन्फॉर्मेशन। जो रिलेटिव इन्फॉर्मेशन हम कुछ सिस्टम में स्टोर करते हैं और उसको मैनेज करने का काम कौन करता है? डीबीएमएस करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डीबीएमएस। तो थिंक ऑफ डीबीएमएस लाइक अ डिजिटल नोटबुक। हम डिजिटल नोटबुक की तरह हम इसको डीबीएमएस को थिंक करते हैं। ठीक है, so imagine here was a notebook where you write the down names, phone numbers and addresses. ये ऐसी नोटबुक जहाँ पे हम नाम डालते हैं, हमारा फोन नंबर डालते हैं और एड्रेसेस डालते हैं। इफ यू नीड टू फाइंड समवन्स नंबर्स यू विल टू स्कैन थ्रू द एंटायर बुक मैनुअली। ठीक है, और समझ लो आपको एक मतलब ऐसा नंबर आपको सर्च करना है, बहुत सारे नेम है आपके पास बहुत सारा डेटा है, उसमें आपको नंबर से सारा जो डेटा है आपको स्कैन करना है। ठीक है, तो ये मैनुअली तो पॉसिबल नहीं है, तो उसको ही हम डीबीएमएस थ्रू करें तो वो ऑटोमेटिकली करके देता है आपको। ठीक है, तो डीबीएमएस क्या करता है? वो डिजिटली करता है। तो ये हो गया हमारा डीबीएमएस का थोड़ा एग्जाम्पल जो डेटा मैनेज करने का काम हमारा करता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल ऑफ डीबीएमएस, लेट्स से यू हैव रनिंग द लाइब्रेरी and instead of writing book details in notebook you use the DBMS to store information. Like with DBMS you quickly find a book, update its availability and add new book. तो हमें ऐप की एप्लीकेशन बनानी है। ठीक है, और एप्लीकेशन हमने लाइब्रेरी की बनाई तो उसमें सारे बुक्स की इन्फॉर्मेशन होगी। तो बुक्स की इन्फॉर्मेशन हम क्या करेंगे कि हम डीबीएमएस यूज करेंगे उसको स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो डीबीएमएस हमारे एक टाइप का कंटेनर हो गया जिसमें हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं और वो डेटा मैनेज करके दे रहा है अपने को जैसा चाहिए वैसा वो अपने को दे रहा है बना के। ठीक है, उसमें पॉपुलर हम देखें तो डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर्स माइक्रोसॉफ्ट ऐसे एसक्यूएल लाइट, मैंगोडीबी एंड फाइल सिस्टम्स। और लिमिटेशन बताया तो डेटा इज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड, नो रिलेशनशिप बिटवीन डेटा। ठीक है, तो डीबीएमएस में क्या होता है कि फाइल में डेटा स्टोर होता है। ठीक है, तो हम आरडीएमएस देखे, रिलेशनल डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसे कॉलम और रो में स्टोर होता है, फाइल्स इसमें फाइल्स में स्टोर होता है। और ये स्मॉल डेटा हैंडल करता है, वो लार्ज डेटा हैंडल करता है आरडीएमएस। तो बहुत सारे डिफरेंस है, आप डीबीएमएस आरडीएमएस के डिफरेंस भी देख लोगे ऑनलाइन तो आपको इजीली आपको टेबुलर फॉर्मेट में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, और लिमिटेशन देखे तो स्लो सर्च प्रोसेस इफ डेटा इज लार्ज। मैंने बोला ना कि स्मॉल एप्लीकेशन के लिए डीबीएमएस यूज हो रहा है। और नो स्ट्रिक्टली रूल्स मेंटेन डेटा एक्यूरेसी, जैसे इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं है। नॉर्मलाइजेशन उसमें आरडीएमएस ने नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है, नॉर्मलाइजेशन हमारी रिडंडेंसी कम करता है, जो डुप्लीकेशन रिकॉर्ड्स है वो कम करता है, जैसे हमारा डीबीएमएस नहीं कर पाता, उसमें नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस नहीं, इसलिए बोल रहे हैं कि नो स्ट्रिक्ट रूल्स टू मेंटेन डेटा एक्यूरेसी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ नॉर्मल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट एसेज, एसक्यूएलआइट, मैंगोडीबी एंड फाइल सिस्टम इज अ पॉपुलर डीबीएमएस सॉफ्टवेयर से जो हमने लिस्टेड करके दिए है आपको नीचे से। ठीक है, तो आपको पूछ सकते हैं कि कौन से सॉफ्टवेयर हो रहा है डीबीएमएस के यूज होते हैं, तो ये फ्रेशर्स को पूछे जाते ज्यादा। तो ठीक है, तो
एक्सपीरियंस वालों को तो नहीं पूछा जाता क्योंकि उनको नॉर्मली पता रहता है, ठीक है? तो व्हाट इज़ आरडीएमएस, ठीक है? शायद स्पेलिंग रॉन्ग हुई थी दोस्तों। आरडीएमएस, ठीक है? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आरडीएमएस, करेक्ट है, ठीक है? इज़ अ टाइप ऑफ डेटाबेस दैट स्टोर द डेटा इन टेबल्स एंड ऑर्गेनाइज इट्स यूजिंग रिलेशन बिटवीन डिफरेंट टेबल्स। तो आरडीएमएस एक टाइप का डेटाबेस है जो स्टोर करता है डेटा इन टेबल फॉर्मेट, ठीक है? ऑर्गेनाइज करता है, रिलेशन मीन्स बहुत सारे टेबल्स रहते हैं उसमें और उसमें रिलेशन भी मेंटेन करके रखता है विद कंस्ट्रेंट्स रहते हैं मल्टीपल। सो कंस्ट्रेंट फॉर जैसे प्राइमरी की, फॉरेन की बहुत सारे रहते हैं और बहुत सारा मतलब ऐसे रिलेशनशिप मेंटेन करके रखता है। इंश्योर डेटा एक्यूरेसी रहते प्राइमरी, यूनिक, फॉरेन की बहुत सारे जो फीचर्स है आरडीएमएस के उसको मतलब नॉर्मलाइजेशन हो गया, जैसे उस पे वन फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन, सेकंड नॉर्मलाइजेशन हमने पढ़ा ही होंगे कि वो एक यूनिक फीचर लेके चलते हैं, जैसे आपको रूल फॉलो ही करने पड़ते हैं उनके ताकि हमारा डेटा डुप्लीकेट ना हो और रिडंडेंसी कम हो उसमें, ठीक है? थिंक ऑफ आरडीएमएस लाइक एक्सेल शीट विद द लिंक्स। इमेजिन यू हैव द एक्सेल फाइल where you store the employee details. Instead of keeping all information in one big sheet, you create a separate sheets for employees and department and link them using unique ID. This makes data more structured, easy to find and reduce the duplication. ठीक है? तो ये बता रहा है कि आपको एग्जांपल एक्सेल शीट का इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपके पास बहुत बड़ी एक्सेल शीट है, बट वो एक्सेल शीट आपकी सेपरेट फॉर्मेट्स में है, ठीक है? सेपरेट फॉर्मेट मतलब एम्प्लॉय का डेटा अलग फॉर्मेट में और अलग शीट में, डिटेल डिफरेंट डिपार्टमेंट का अलग है, बट वो लिंक किया है, एक आईडी से लिंक किया है। जैसे डिपार्टमेंट आईडी हमने एम्प्लॉय टेबल में रख दी, तो डिपार्टमेंट आईडी हमने एम्प्लॉय टेबल में रखी, तो एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट में हमारा लिंक बन गया है, ठीक है? और वैसे ही हम प्राइमरी फॉरेन की रिलेशन भी बना सकते हैं उसमें, ठीक है? तो हमारा लिंक करके रखता है मल्टी-टेबल टेबल्स को और वो मैनेज करने में भी बहुत ईज़ी रहता है और बहुत सारा लार्ज डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? और समझने में बहुत आसानी होती है, ठीक है? और मैं इसके आगे हम एसक्यूएल के क्वेरीज़ भी मैं लेके आना हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेरी लेके आऊँगा, 30 इंपॉर्टेंट और हम खुद प्रैक्टिस करके भी देखेंगे सारे लाइव क्वेश्चंस, ठीक है? तो how RDMS work, ठीक है? Store data in tables, uses rows and columns like Excel sheet, ठीक है? Create a relationship between the tables like connection tables like using keys primary key and foreign key use करके हम relationship maintain करके रखेंगे। Data store करने के लिए हम tables का use करेंगे। Ensure data accuracy जैसे primary, unique, foreign key सारे जो constraint एक rules लेके चलते हैं तो वो constraint use करेंगे तो automatically उन पे हम accuracy maintain कर पाएंगे, ठीक है? Support the queries जैसे structure query language एसक्यूएल, सिक्वल हम जो बोलते हैं, तो वो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं हमारे डेटाबेस में मैंने उसको डेटा फेच करने के लिए और डेटा प्रिसाइज़ली मैनेज करने के लिए। तो हम एग्ज़ाम्पल देखें कि आरडीएमएस का क्या होता है, ठीक है? लेट्स से यू रन द कंपनी एंड स्टोर द एम्प्लॉयी डेटास। आप एक कंपनी चला रहे हो, आप एक एम्प्लॉयी टेबल्स हम एम्प्लॉयी डेटास एक स्टोर कर रहे हैं। हम एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है? बट हम डीबीएमएस यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे? हम एक फाइल स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, इसमें एम्प्लॉयी आईडी 101 और ये 2 डेटा समझ लो। बट प्रॉब्लम क्या है कि हम अगर कुछ चेंजेस करेंगे, इसका लोकेशन भी चेंज करेंगे, हम दूसरे लोकेशन पे मूव करके हम मुंबई में थे, हम दिल्ली में चले गए, तो उसके रिलेटेड क्या होगा कि हमको एक डेटा फिर से ऐड करना पड़ेगा। तो डेटा ऐड करेंगे तो सेम टाइप का डेटा ऐड हो जाएगा, तो एम्प्लॉयी आईडी सेम हो जाएगी, नेम सेम हो जाएगा, डिपार्टमेंट सेम हो जाएगा, लोकेशन अलग बन जाएगा, बट वो तो डुप्लीकेट रिकॉर्ड हो गया ना अपना। तो उस टाइप के जो रिकॉर्ड्स हैं, हम उसमें डीबीएमएस में ईज़िली मैनेज नहीं कर पाते, ठीक है? तो हम आरडीएमएस में देखेंगे तो क्या करेंगे? आरडीएमएस में हमने देखो एम्प्लॉयी आईडी का डिटेल्स बना लिया और डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पे मेंशन कर ली और डिपार्टमेंट आईडी हमारी वो देखो 1 और 2 दे दी यहाँ पे। तो दूसरा टेबल हमारे डिपार्टमेंट का है, डिपार्टमेंट का 1 और 2 आईडी हमने यहाँ पे दे दिया, तो ये दोनों टेबल लिंक हो गए। तो और सिंपलिसिटी देखो कि डुप्लीकेशन भी नहीं होगा और डेटा रिपीटेड भी नहीं होगा ज़्यादा तो, ठीक है? तो और समझने में भी आसानी होती है, तो इसलिए हम आरडीएमएस ज़्यादा तो हम यूज़ करते हैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। व्हाट इज़ अ कंस्ट्रेंट इन एसक्यूएल, ठीक है? कंस्ट्रेंट क्या है हमारे एसक्यूएल में? तो बहुत सारे लोगों ने ये कंस्ट्रेंट देखे होंगे। बट पता भी नहीं होता कि ये कंस्ट्रेंट है सब लोगों को कि कंस्ट्रेंट जो प्राइमरी की फॉरेन की होती है पता है, बट वो कंस्ट्रेंट है कि नहीं ये इन्फॉर्मेशन नहीं रहती। तो स्टार्टिंग में जिसने फ्रेशर्स होने के बाद जो एक्सपीरियंस है अभी और इंटरव्यू देते हैं तो उनको ज़्यादा तो पता नहीं होता कि ये कंस्ट्रेंट भी है ऐसा करके, वो की ही पकड़ के ही चलते हैं। ठीक है? तो कंस्ट्रेंट क्या है? Constraint in a SQL is a rule applied to column in a table to ensure the accuracy and integrity of the data. Constraint prevent invalid data from being inserted into database. कंस्ट्रेंट एक रूल अप्लाई करता है एक कॉलम पे, जो टेबल पे जो टेबल में एक कॉलम रहता है उन पे रूल अप्लाई करता है। तो रूल के हिसाब से उसको डेटा उसी हिसाब से चाहिए जिसका रूल हमने अप्लाई किया है। जैसे कि यूनिक है तो यूनिक का रूल चलेगा। एक देखो हमने यहाँ पे एक ईमेल पे हमने यूनिक लगा दिया, तो यहाँ पे यूनिक चला गया मतलब क्या करेगा कि ये सारे ईमेल्स वो चेक करेगा कि यूनिक होने चाहिए, डुप्लीकेशन नहीं होने चाहिए, ठीक है? तो ये क्या है कि एक रूल चला गया यहाँ पे, ठीक है? और हमने प्राइमरी की चला दी तो हमें प्राइमरी की एक रूल बन जाएगा कि हमारी एक टेबल में एक ही प्राइमरी की चाहिए, 2 प्राइमरी की नहीं चलेगी।
ठीक है। और प्राइमरी की का ये भी है कि वो नल नहीं इंसर्ट कर देता, ठीक है। और वो जो रिकॉर्ड को है वो इंक्रीमेंटली बढ़ा देता है, लाइक 1 2 3 4 5 6 ऐसे, जैसे हमारे क्लस्टर इंडेक्स हो गई प्राइमरी की, ठीक है। तो क्या करता है, कंस्टेंट प्रिवेंट इनवैलिड डेटा बीइंग इंसर्टेड इनटू डेटाबेस। मतलब ये डेटाबेस को जो इनवैलिड डेटा है वो इंसर्ट होने ही नहीं देता। ऐसे रूल्स हमें, मतलब ये इजी कर देता है हमारी टेबल्स को और हमारे स्ट्रक्चर को। जैसे कि हमने यहाँ पे डायरेक्टली स्ट्रक्चर में हमने ये रूल्स लगा दिया, तो वो डायरेक्टली चेक कर लेगा। अगर वो रूल्स नहीं के हिसाब से डेटा नहीं आ रहा है तो वो एरर दे देगा, ठीक है। तो हमारे कंस्टेंट कौन से एक हो गया हमारी प्राइमरी की। Primary key ensures each row in a data table has a unique and non-null identifier, ठीक है। वो null नहीं होनी चाहिए, नॉन null, ठीक है। और यूनिक होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे अप टू लाइक कितना भी रिकॉर्ड इंसर्ट करो उतना रिकॉर्ड वो इंक्रीमेंटली ऐड करता रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे प्राइमरी की हमने ऐड की है, तो देखो यहाँ पे की के हिसाब से भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है। देखो क्रिएट टेबल एम्प्लॉइज, और यहाँ पे प्राइमरी की कैसे क्रिएट की वो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अभी फॉरेन की, फॉरेन की क्या करता है, इंश्योर द रिलेशन बिटवीन टू टेबल्स एंड मेंटेन द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। मतलब एक टेबल को दूसरे टेबल से ज्वाइन कर देता है, रिलेशन बना देता है, मतलब दो टेबल्स के बीच। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी पे उन्होंने रिलेशन बनाया है। कौन से डिपार्टमेंट आईडी पे, जो डिपार्टमेंट्स में डिपार्टमेंट्स का जो टेबल है उसकी कॉलम है डिपार्टमेंट आईडी, उसके साथ एम्प्लॉयज का जो डिपार्टमेंट आईडी कॉलम है उसके साथ रिलेशन बना दिया यूजिंग फॉरेन की। तो फॉरेन की ऐसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। और तीसरी हमारी नॉट नल। नॉट नल आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि उस कॉलम में कौन सा भी डेटा नल न होना चाहिए, नल इंसर्ट नहीं मारेगा नॉट नल करके, ठीक है। तो इंसर्ट अ कॉलम कैन नॉट हैव द नल वैल्यूज, मतलब वो नल्स वैल्यू नहीं लेगा। देखो यहाँ पे देखो, ठीक है। और यूनिक इंश्योर ऑल वैल्यूज इन अ कॉलम आर डिफरेंट। जो यूनिक की है वो इंश्योर करेगा कि उसमें जो डेटा आ रहा है वो यूनिक हो, जैसे प्राइमरी की है। बट प्राइमरी की यूज करे तो फिर यूनिक की का क्या फायदा, दोनों तो सेम ही है ना। प्राइमरी की भी यूनिक वैल्यू इंसर्ट कर रहा है और यूनिक वैल्यू भी यूनिक ही इंसर्ट कर रहा है, तो फिर डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि प्राइमरी की एक तो डेटा यूनिकली इंसर्ट करता है और उसमें वैल्यू नॉट नल करके भी, मतलब कौन सी वैल्यू नल नहीं रहेगी उसमें। बट यूनिक में हम नल वैल्यू डाल सकते हैं, वो भी एक ही वैल्यू हम नल वैल्यू ले सकते हैं। फिर बाद में हम नल नहीं डाल सकते, एक वैल्यू नल चलेगी पर बाद में नल वैल्यू नहीं चलेगी, ठीक है। मतलब एक बार तो चलेगा नल, फिर उसके बाद नल इंसर्ट करोगे तो वो नहीं लेगा क्योंकि वो डुप्लीकेट हो जाएगा। तो एक ही नल वैल्यू लेगा और सारी यूनिक वैल्यू लेगा, ठीक है। तो ये हो गया उनका दोनों का डिफरेंस। आपको पूछ सकते हैं कि प्राइमरी की और यूनिक की में डिफरेंस क्या है, वो हम आगे भी देखेंगे, ठीक है। तो तीसरे हमारी फिफ्थ है चेक और रिस्ट्रिक्ट वैल्यूज इन कॉलम बेस्ड ऑन कंडीशन। तो हमारी चेक क्या करती है, हम कंडीशन लगाते हैं, कंडीशन बेस्ड हम जो भी कॉलम पे हम डेटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो हम कंडीशन लगाने के हम चेक यूज कर सकते हैं। तो हम चेक कैसे करेंगे, एज इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 18, तो हमारा हो गया चेक, ठीक है। और डिफॉल्ट, डिफॉल्ट वैल्यू आपको ज्यादा तो पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, पता है। सेट डिफॉल्ट वैल्यू फॉर अ कॉलम इफ नो वैल्यूज इज प्रोवाइडेड। समझ लो यहाँ पे सैलरी में हमने डिफॉल्ट मेंशन किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम डेटा पास नहीं कर रहे हैं सैलरी में, समझ लो हमने कुछ डेटा पास ही नहीं किया सैलरी में, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू कौन सी इंसर्ट कर देगा, 5000 इंसर्ट कर देगा, जो डिफॉल्ट वैल्यू 5000, ठीक है। और अगर कुछ डेटा 5000 की जगह पे हमने सैलरी कुछ भेजी 7000 8000, तो वो वैल्यू 8 की 7000 वो ले लेगा और डिफॉल्ट वैल्यू नहीं लेगा, कुछ वैल्यू पास हो रही होगी तो, ठीक है। तो ये सारे हमारे कंस्टेंट है। तो ज़्यादा तो कंस्ट्रेंट कौन से यूज़ होते हैं पता है, प्राइमरी, नॉट नल, यूनिक, डिफ़ॉल्ट और फॉरेन की, ये सारे ज़्यादा तो पूछे जाते हैं। और चेक तो ज़्यादा तो पूछे नहीं जाते, बट आपको कंस्ट्रेंट बताया तो आपको बोलना बताना आना चाहिए कि ये सारे कंस्ट्रेंट है। एक क्रिएट इंडेक्स करके भी एक कंस्ट्रेंट है, बट वो ज़्यादा तो किसी को पता नहीं है कंस्ट्रेंट का, क्रिएट इंडेक्स करके भी वो भी एक हमारे यहाँ कंस्ट्रेंट ही है, ठीक है। तो वो जो नीचे वो सारी इन्फॉर्मेशन वही है, ठीक है। तो हमारे कंस्ट्रेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, प्रिवेंट डुप्लीकेशन और इनवैलिड डेटा, डुप्लीकेशन प्रिवेंट करता है, मेंटेन डेटा इंटीग्रेसी, डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन। तो ये सारी हमारी हो गई कंस्ट्रेंट। तो दोस्तों इतने सारी डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देगा, आपके अपने चैनल पे ही मिलेगा। आप मेरी सारी वीडियो उठा के देख लो, आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन थर्ड पे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैंडिडेट की एंड यूनिक की, ठीक है। तो आपको ना इंटरव्यूअर क्या करता है, आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है जो आपको कंफ्यूजन आपको माइंड में क्रिएट करे। तो आप ऐसे छोटी-छोटी जो एग्ज़ाम्पल्स रहते हैं ना कैंडिडेट की, यूनिक की, फॉरेन की, ऐसे आप कन्फ्यूज़ होता हो सारी कीज़ के रिलेटेड। तो आपको क्या करना है, ये सारी कीज़ है ना, आपको लिख के रखना है एक जगह पे। आपको सिर्फ़ रिव्यू करते रहना है कि इन कीज़ में क्या डिफ़रेंस है।
तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है, और आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि अभी इंटरव्यूज आपको एकदम से पूछ लेगा कैंडिडेट की और यूनिक की क्या है, तो आप मतलब सोचने लग जाते हो कि कैंडिडेट क्या है, आप कंफ्यूज हो जाते हो, मल्टीपल जो कीज है उसमें आप एक दूसरे के साथ जोड़ने लग जाते हो। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हो आप, हमने एक टेबल क्रिएट किया, तो इसमें कैंडिडेट की कौन सी है, इसमें ईमेल आईडी है और ईमेल है, मतलब जो डेटा वो खुद यूनिक हो। ठीक है, क्योंकि हम ईमेल में डुप्लीकेट ईमेल तो इंसर्ट नहीं कर सकते, वो ईमेल तो अलग अलग रहेंगे ना सारी। दूसरी चीज, ईमेल आईडी, एम्प्लॉय आईडी, वो भी यूनिक ही होगी। तो जैसे कॉलम्स जो खुद में यूनिक हो और उनको मिला के जो की बनती है ना, वो कैंडिडेट की बनती है, एक से ज्यादा कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे दो कॉलम है, ये बन गया हमारी कैंडिडेट की। ठीक है, और हमारा जो फोन नंबर है वो बन गया हमारा यूनिक, क्योंकि हमने यूनिक कंस्टेंट लगाया वहाँ पे, तो वो बन गया हमारा यूनिक की फोन नंबर। यूनिक ही रहते हैं ना सारे फोन नंबर सारे लोगों के। ठीक है, तो ये हो गया। तो उनके डिफरेंस देख लेते हैं जल्दी से। अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई इन अ रो इन अ टेबल। ठीक है, एक रो में एक से ज़्यादा जो कॉलम्स है वो खुद में यूनिक है, और उनको मिला के एक से ज़्यादा कॉलम्स को मिला के एक यूनिक डेटा बनता है, उसको हम बोलते हैं कैंडिडेट की। और यूनिक की क्या है, कॉलम दैट इंश्योर ऑल वैल्यूज यूनिक बट हैव नल वैल्यूज। ठीक है, मैंने बोला था कि उसमें इंश्योर करता है कि सारे जो रो डेटा है वो यूनिक हो और उसमें एक नल वैल्यू हो। ठीक है, और ऑलवेज कैंडिडेट की ऑलवेज यूनिक, नो डुप्लीकेशन अलाउड। कैंडिडेट के में डुप्लीकेशन अलाउड नहीं रहता, ऑलवेज यूनिक चाहिए। ठीक है, और यूनिक के में भी वही इन्फॉर्मेशन है, ऑलवेज यूनिक नो डुप्लीकेशन डेटा, उसमें भी बोला कि एक ही नल वैल्यू चलती है और उसमें मल्टीपल वैल्यूज चलती है, वो भी यूनिक ही चाहिए। तो दोनों की वही सेम इन्फॉर्मेशन होगी। कैन नॉट हैव द नल वैल्यू, कैंडिडेट में नहीं चलता, एक भी नल वैल्यू नहीं चलता, बट इसमें चलता है। देखो मैंने बोला था, बट ओनली वन नल इज मोस्ट इन डेटाबेसेस, एक नल वैल्यू चलती है। ठीक है, और a table can have a multiple candidates की, but only one can chosen as a primary key। देखो एक टेबल में मल्टीपल कैंडिडेट की होती है। ठीक है, तो उसमें हम प्राइमरी की भी चल के चलते कि वो कैंडिडेट की है, क्योंकि वो भी यूनिक ही है। तो हम प्राइमरी की और दूसरे और एक डेटा जो यूनिकली हो, उसमें ना रिपीटेशन हो, एक नल वैल्यू हो, तो हम उसको एज्यूम करके चलेंगे कि वो भी कैंडिडेट की हो, तो यूनिक ही है ना। तो वो दोनों दोनों टेबल एक दो कॉलम बना के एक कैंडिडेट भी बनता है। तो उसमें यही बोला है कि ये टेबल कैन हैव द मल्टीपल कैंडिडेट की, बट ओनली वन कैन चूजन एज अ प्राइमरी की। हम उसमें से एक प्राइमरी की चूज कर सकते हैं, बट यूनिक की इट इज नॉट अ प्राइमरी की, बट इंश्योर दैट यूनिकनेस इन डेटा। ये प्राइमरी की नहीं है, बट इंश्योर करता है कि आपका डेटा यूनिक हो। ठीक है, नंबर पर टेबल्स, आपके मल्टीपल कैंडिडेट्स की एग्जिस्ट कर सकते हैं एक टेबल के अंदर, बट यूनिक की कैन बी एग्जिस्ट। दोनों को सेम ही है, बट एक्चुअली इसमें हम मल्टीपल यूनिक की डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, दोनों के लिए हम एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, एग्जांपल तो मैंने पहले भी दे दिया है, तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो वही है कैंडिडेट की पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर कैन नॉट हैव नल वैल्यू, वही इन्फॉर्मेशन सारी इन्फॉर्मेशन है, बट आप एक बार आप डिफरेंस देख सकते हो। आपको पूछ सकते हैं कि इसमें दोनों के डिफरेंस क्या है, तो आपको आपको 2 या 3 पॉइंट बताने हैं, ज़्यादा पॉइंट बनाने की डिफरेंस ही नहीं है। आपको डेफिनेशन भी बता दी तो आपके लिए वो काफ़ी अच्छा इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो मैंने तब भी 6 पॉइंट आपको मेंशन करके दिए हैं, तो आप प्रिपेयर कर लो और इंटरव्यू के लिए दे दो। ठीक है, दूसरा हमारा हो गया प्राइमरी की और यूनिक की डिफरेंस क्या है। देखो यहाँ पे प्राइमरी की हमारी एम्प्लॉय आईडी होगी, तो प्राइमरी की है यूनिक है और नॉट नल है। ठीक है, हमारी यूनिक की क्या करता है, अलाउज नल, एक नल वैल्यू अलाउ करता है, और वो डेटा यूनिकली होता है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया कि इसमें प्राइमरी की और यूनिक की में डिफरेंस क्या है, स्टार्टिंग में बताया था कि प्राइमरी की हमारी यूनिक वैल्यू होती है और वो नॉट नल, मतलब एक भी डेटा नल अलाउ नहीं करती। ठीक है, और वैसे ही यूनिक की प्राइमरी की हमारी सिंगल ही रहती है हर टेबल के हिसाब से, और यूनिक की हमारी मल्टीपल रहती है। तो ये डिफरेंस हो गया एक। ठीक है, तो यूनिक की हमारी नल अलाउ करती है, उसके साथ डेटा यूनिक भी देती है, तो ये दोनों का डिफरेंस है प्राइमरी और फॉरेन की डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फोन नंबर और ईमेल हमने दो यूनिक की प्रोवाइड की है, बट हमने सिंगल प्राइमरी की एक ही दी है, क्योंकि हम एक टेबल में एक ही प्राइमरी की बना सकते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी की और डिफरेंस यूनिक की में डिफरेंस क्या है, जो पहले हमने जो कॉलम दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन टेबल। ठीक है, एक ही यूनिक एक ही प्राइमरी की रहती है पर हर टेबल के हिसाब से। यूनिक की में क्या रहता है, मल्टीपल टेबल्स रहते हैं, बट कॉलम दैट इंश्योर यूनिक वैल्यूज बट अलाउज नल वैल्यूज। नल वैल्यू अलाउ करता है और इंश्योर करता है कि आपका डेटा यूनिक हो। प्राइमरी की नो डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड, नो डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड, यूनिक के में भी नहीं अलाउड है, प्राइमरी के भी नॉट अलाउड है। ठीक है, तो कैन नॉट हैव द नल वैल्यूज, कैन हैव द नल वैल्यूज बट यूजुअली ओनली वन। ठीक है, मैंने बोला था एक ही नल वैल्यू अलाउड है यूनिक की में। तो आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि आप भूल ना जाओ कि यूनिक की और प्राइमरी की में डिफरेंस क्या है। बहुत बार इंटरव्यू पूछ जाता है, और इतनी छोटी सी चीज पता ना हो ना, तो उनको चेक होता है कि आपको बेसिक भी क्लियर है कि नहीं।
ठीक है? तो नंबर्स पर टेबल, ओनली वन प्राइमरी की इज अलाउड पर टेबल, मल्टीपल यूनिक कीज कैन एग्जिस्ट इन टेबल। ठीक है, ये तो डिफरेंस मैंने बताया आपको। ऑटोमेटिकली क्रिएट द क्लस्टर इंडेक्स, जो प्राइमरी की है ऑटोमेटिकली क्लस्टर क्रिएट इंडेक्स क्रिएट करके देता है। तो मैंने बोला था एक क्लस्टर की हमारी क्लस्टर इंडेक्स कौन सी है, प्राइमरी की है। और नॉन क्लस्टर इंडेक्स की हमारी कौन सी है, हमारी यूनिक। तो आपको शायद पूछ सकते हैं कि आपको क्लस्टर इंडेक्स और नॉन क्लस्टर, वो हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको वो सारी इंफॉर्मेशन दूंगा जो इंटरव्यूज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे सारे क्वेश्चंस एकदम प्रॉपर रहते हैं और वेल डिटेल रहते हैं कि आपको कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो वही सारी इंफॉर्मेशन है। और चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। तो आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन फिफ्थ, व्हाट इज ट्रिगर? A trigger in SQL is a special type of store procedure that automatically execute when the specific event insert, update and delete or delete occurs on table। ठीक है, जो ट्रिगर हमारी एक टाइप की प्रोसीजर है। ठीक है, जो ऑटोमेटिकली रन होती है कौन सी, इस पे डीएमएल कमांड्स पे। डीएमएल कमांड कौन से हो गया हमारे, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। तो हम अगर कोई भी रिकॉर्ड डिलीट मारते हैं या इंसर्ट मारते हैं, डिलीट मारते हैं, तो उनके रिकॉर्ड रखने के लिए कि हमने क्या रिकॉर्ड डिलीट किया, क्या रिकॉर्ड इंसर्ट किया, क्या रिकॉर्ड अपडेट किया, तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाती है। ठीक है, अगर कोई नया एम्प्लॉय हमारी कंपनी में आ रहा है, उसको कुछ पता नहीं, हमने स्कूल का काम दे दिया और वो प्रोडक्शन पे भी चला रहा है कुछ, तो उसमें हम ट्रिगर जनरेट कर देंगे। और ट्रिगर जनरेट करने के बाद उसने अगर कुछ डिलीट किया या कुछ अपडेट किया, कुछ इंसर्ट किया, तो वो डायरेक्टली ट्रिगर होने के बाद हमने जो भी टेबल क्रिएट किया है वो डिलीट पे चल जाएगा। डिलीट किया उसने कुछ, तो डिलीट का ट्रिगर चल जाएगा। डिलीट का ट्रिगर चलते ही जो रिकॉर्ड उसने डिलीट किया है वो हमारे जो टेबल हमने जो क्रिएट किया है ट्रिगर के अंदर उसमें चला जाएगा। ठीक है, तो वैसे अपडेट और इंसर्ट के लिए भी होता है वो। ठीक है, देखो बेसिक सिंटैक्स क्या है ट्रिगर का। तो क्रिएट ट्रिगर, ट्रिगर नेम ऑन टेबल, जो भी हम टेबल यूज करेंगे उस पे हम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, जिस पे भी हम ट्रिगर चलाना चाहते हैं, उसको भी हम इवेंट चलाना चाहते हैं, तो वो हम उसमें डालेंगे और बिगिन के अंदर ये सारा इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन के तौर पे बताओ कि हमने एक एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट किया, उसमें आईडी, नेम, सैलरी सारा कुछ दे दिया। हमने सिर्फ उसमें बाद एक ट्रिगर क्रिएट किया और ट्रिगर हमने इंसर्ट पे चलाया। इंसर्ट पे हमने ट्रिगर किया और हमने प्रिंट किया न्यू एम्प्लॉय एडेड, हम एक इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो सिलेक्ट फ्रॉम इंसर्टेड। ठीक है, तो पॉइंट यह है कि हमने ट्रिगर चलाया कौन सा टेबल पे, एम्प्लॉय के टेबल पे। अगर वो नया एम्प्लॉय आया है, उसने कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट किया एम्प्लॉय के टेबल के अंदर, तो एम्प्लॉय टेबल के पे तो हमने ट्रिगर चला के रखा है। ठीक है, तो ये ट्रिगर ऑटोमेटिकली क्रिएट कब होगा, जब हम इंसर्ट की स्टेटमेंट चलाएंगे प्रोसीजर में। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा किस पे, इंसर्ट पे ट्रिगर होगा। और वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा पहले तो न्यू एम्प्लॉय एडेड। फिर ये प्रिंट करने के बाद सिलेक्ट फ्रॉम इंसर्टेड, सिलेक्ट फ्रॉम इंसर्टेड चला है, मतलब वो दिखाएगा कि कौन सा रिकॉर्ड उसने ऐड किया है। जो एक पर्टिकुलर रो उसने ऐड की होगी ना, वो रो इसमें इंसर्ट हो जाएगी। तो ये जो टेबल बना रहा है सिलेक्ट फ्रॉम, ये टेबल असली नहीं है, ये वर्चुअल टेबल है। ये सिर्फ जो ट्रिगर चलता है ना उस वक्त ही यूज होता है। बट यहाँ पे हम टेबल यूज कर सकते हैं उस रिकॉर्ड को इंसर्ट करने के लिए। ये तो मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इंसर्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वैल्यूज, जिसने ये इन्फॉर्मेशन उसने ऐड किया। ठीक है, तो ऐड करते ही ये जो न्यू एम्प्लॉय एडेड ये बन जाएगा। और सिलेक्ट फ्रॉम इंसर्टेड का जो रिकॉर्ड होगा ना वो ऐसा बनेगा यहाँ पे, ये ऐसा रिकॉर्ड लेके आएगा। और सिलेक्ट फ्रॉम इंसर्टेड की जगह पे हम दूसरा कुछ टेबल यूज कर सकते हैं हम दिखाने के लिए कि ये टेबल में इंसर्ट रिकॉर्ड किया है ऐसा करके। ठीक है, तो देखो इंसर्ट के लिए अलग स्टेटमेंट चलेगी। अभी अपडेट के लिए क्या चलती है, देखो अपडेट के लिए चलती है सिलेक्ट फ्रॉम इंसर्टेड। ठीक है, सिलेक्ट फ्रॉम डिलीटेड एंड सिलेक्ट फ्रॉम अपडेटेड, ऐसा चलती है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर हम कुछ रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हैं तो जो पिछला वाला रिकॉर्ड है उसकी जगह पे हम अपडेट करें ना। देखो समझ लो मेरा नाम गोविंद है और गोविंद की जगह पे मैंने पवार करना है। ठीक है, गोविंद का नाम पवार रिप्लेस करना है, तो मैंने अपडेट किया कि गोविंद रिप्लेस हो जाए पवार से। तो गोविंद तो हट गया ना, तो हट गया मतलब डिलीट हो गया। तो जो पुराना जो भी हो वो रिकॉर्ड डिलीट होता है और उसकी जब भी क्या नया रिकॉर्ड डिलीट किया ना, क्या नया रिकॉर्ड इंसर्ट किया, वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो उसने डिलीट क्या किया यहाँ पे देखो, उसने सैलरी 50,000 थी पहले, तो उसने सैलरी चेंज करके 70,000 किया। तो वो तो एक रिकॉर्ड चेंज किया ना, तो इसके यहाँ पे इजीली डिफरेंस पता चल जाता है कि उसने क्या डिलीट किया और क्या इंसर्ट। तो ऐसी ही स्टेटमेंट हमारी चलती है डिलीट पे, तो वो पता चलता है कि उसने रिकॉर्ड डिलीट कौन सा किया। क्या, तो ये होगी हमारी सॉरी हमारा ट्रिगर। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज अ मैजिक टेबल। मैजिक टेबल क्या है, मैजिक टेबल इन एसक्यूएल आर वर्चुअल टेबल्स ऑटोमेटिकली क्रिएटेड बाय एसक्यूएल सर्वर ड्यूरिंग द इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट operations. These tables are inserted deleted tables and they store the world and new values or affected rows. ठीक है,
मैजिक टेबल ये एक टाइप का वर्चुअल टेबल रहता है जो ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है डीएमएल्स कमांड पे, ठीक है। जो भी डीएमएल्स ऑपरेशंस रहते हैं उस पे हम जो जो भी हमें मेंटेलिटी जो भी हमें ऑडिट और लॉग वो रखने हैं, जैसे ट्रिगर हम रखते थे ना, ट्रिगर हम डिलीट ऑपरेशन वही सेम हमारा मैजिक टेबल भी करता है, ठीक है। तो देखो सेम यहाँ पे देखो, सही है ना। तो वही हमारे मैजिक टेबल्स हो गए, जो हमारा ट्रिगर चलाता है ना, ट्रिगर का सारी इंफॉर्मेशन जो चलाता है हमारा जो मैजिक टेबल भी वही करता है, ठीक है। मैजिक टेबल मतलब ये जो सिलेक्ट फ्रॉम डिलीटेड और सिलेक्ट फ्रॉम इंसर्टेड है, ये हमारे क्या है मैजिक टेबल्स है, ठीक है। ये हमारे हो गए ट्रिगर, और हम मैजिक टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए हम मैजिक टेबल जो यूज करते हैं ये हमारे हो गए मैजिक टेबल सिलेक्ट फ्रॉम डिलीटेड सिलेक्ट फ्रॉम इंसर्टेड। मैंने बोला था ना ये अपडेट क्या है, अपडेट में हम एक डिलीट की कमांड चलते हैं, हम इंसर्ट की कमांड चलते हैं, वर्ड वैल्यू हमारी शो दिखाने के लिए एक और नई वैल्यू दिखाने के लिए एक, अलग अलग दो, ठीक है। तो यहाँ पे वही इन्फॉर्मेशन सारी जो मैंने पीछे आपको बताई है, कुछ नया नहीं है। तो आप एक बार आपको थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो आप इन्फॉर्मेशन उसको आप डेफिनेशन पढ़ सकते हो कि मैजिक टेबल एक वर्चुअल टेबल है जो ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है, क्रिएटेड रहता है, हम ट्रिगर के थ्रू हम क्रिएट करते हैं और वो डीएमएल पे कमांड पे चलाते हैं। तो ये हो गया हमारी मैजिक टेबल्स, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन 7, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टोर प्रोसीजर एंड फंक्शन। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मतलब अगर आप फुल स्टैक और हम एसक्यूएल बेस आप जो इंटरव्यूज के लिए जा रहे हो ना, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा ना जाए ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। तो हम फंक्शन और स्टोर प्रोसीजर में डिफरेंस क्या है, ठीक है, ये जानेंगे पहले तो, ठीक है। देखो मैं एक नॉर्मल बताऊँ तो स्टोर पोजीशन एक सेट ऑफ कमांड्स रहती है जिसमें हम मल्टीपल कमांड्स रन करते हैं, ठीक है। मल्टीपल्स कमांड जैसे कि हम इंसर्ट अपडेट जॉइंस मल्टीपल जॉइंस चलाते हैं, हम टेम्पररी टेबल बनाते हैं, हम वर्चुअल टेबल बनाते हैं, हम मैजिक टेबल्स बनाते हैं, जो भी हम कुछ सारा जो भी हम कुछ करते हैं ना वो सेट ऑफ कमांड्स में करते हैं, और एक लाइन टू लाइन वो हमारी स्टोर पोजीशन चलती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम लाइन एक पे आ रही तो एक लाइन से डायरेक्टली जंप करके 20 लाइन का रन होगा फिर 21 22 23 ऐसा कुछ नहीं है। जो उसमें स्टोर पोजीशन में 1 2 3 4 5 6 सारा लाइन टू लाइन एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो एक सेट ऑफ कमांड्स चलता है जो हमारे स्टोर पोजीशन में चलती है, ठीक है। तो चलो डिफरेंस देखते हैं पहले तो, ठीक है। फंक्शन क्या करता है, मस्ट रिटर्न वैल्यू स्केलेबल और टेबल, ठीक है। फंक्शन क्या करता है, एक टेबल हमारा रिटर्न करता है या एक वैल्यू रिटर्न करता है, एक टेबल रिटर्न करता है, कौन सा भी कुछ कर सकता है। एक वैल्यू रिटर्न कर सकता है, जो भी आईडी नेम कुछ भी हो वो जो भी रिटर्न करता है, और टेबल भी क्रिएट करता है। जैसे कि स्टोर पोजीशन मे और मे नॉट रिटर्न ऑफ वैल्यू, स्टोर पोजीशन हम अपडेट के लिए भी यूज करते हैं, डायरेक्टली अपडेट हो जाएगा डेटा, हमें रिटर्न में कुछ चाहिए नहीं। और हम सिलेक्ट स्टेट में भी चलाते हैं कि हमें रिटर्न में ऐसा टेबल चाहिए, ऐसा चाहिए, मल्टीपल टेबल चाहिए, 2 या 3 टेबल चाहिए, 3 टेबल चाहिए, 4 टेबल चाहिए, कुछ भी हो, हम डेटा रिटर्न करें या ना करें, दोनों भी हम स्टोर पोजीशन में कर सकते हैं। बट आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बनता है कि फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं, अगर स्टोर पोजीशन है तो फंक्शन यूज करने की जरूरत क्या है, ठीक है। देखो दोस्तों, फंक्शन हमारा एक ब्लॉक कोड रहता है, एक ब्लॉकेज रहता है, जैसे कि हम कोड में जैसे कि सी में हम कोड यूज करते हैं ना फंक्शन करके। तो फंक्शन यूज करने का मतलब यही है कि हम जो भी कोड हमारा रिपीटेड रहता है ना, जो भी हम रिपीटेड आस्क कर रही थी उस कोड की, तो हम वो डायरेक्टली हम फंक्शन को दे देंगे। तो फंक्शन में क्या करेंगे, हम डायरेक्टली पैरामीटर पास करेंगे और हमें रिटर्न में एक वैल्यू मिल जाएगी जल्दी से, ठीक है। तो एक चंक ऑफ कोड रहता है, चंक ऑफ स्निपेट रहता है जो हमें जरूरी रहता है हर टाइम पे, तो हम उसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करके हम कोड ले सकते हैं, ऐसा लार्ज नंबर ऑफ कोड चलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो डीएमएल्स कमांड जैसे कि फंक्शन में ओनली अलाउड सिलेक्ट स्टेटमेंट डज नॉट अलाउड इंसर्ट अपडेट डिलीट, डीएमएल कमांड्स अलाउड नहीं है फंक्शन में। स्टोर पोजीशन में सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीटेड कमांड अलाउड है। पैरामीटर्स ओनली सपोर्ट इनपुट पैरामीटर्स, स्टोर पोजीशन में इनपुट आउटपुट पैरामीटर दोनों अलाउड है। एक्सेप्शन हैंडलिंग ट्राई कैच फंक्शन में नहीं है, सपोर्ट नहीं करते, और हम स्टोर पोजीशन में ट्राई कैच सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांजेक्शन जैसे ट्रांजेक्शन आर नॉट अलाउड इन फंक्शन, स्टोर पोजीशन में कैन यूज ट्रांजेक्शन हम यूज कर सकते हैं। टेम्पररी टेबल्स हम फंक्शंस में टेबल वेरिएबल यूज कर सकते हैं, बट टेम्पररी टेबल यूज नहीं कर सकते। स्टोरेज पोजीशन में हम दोनों हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। कॉलिंग फ्रॉम अनदर लाइक हम स्टोर पोजीशन कैन हम फंक्शन से स्टोर पोजीशन कॉल नहीं कर सकते, बट स्टोर पोजीशन से हम फंक्शन कॉल कर सकते हैं, ठीक है। यूजेस ऑफ क्वेरीज कैन बी यूज इनसाइड सिलेक्ट वेयर हैविंग जॉइन क्लॉज, ये सारे जो हमारे क्वेरीज है इसमें हम फंक्शन यूज कर सकते हैं, बट स्टोर पोजीशन हम इस फंक्शन में यूज नहीं कर सकते, हमें एग्जीक्यूट करने के लिए हमें EXEC यूज करना पड़ता है उनको कॉल करने के लिए, ठीक है। और जॉइन जैसे कि फंक्शन कैन बी यूज इन जॉइन एज अ रिजल्ट सेट, स्टोर कैन नॉट बी यूज इन जॉइंस, ठीक है। तो ये मल्टीपल डिफरेंस हो गया, आपको या 3 या 4 उसमें से याद आपको रहना चाहिए कि 3 या 4 डिफरेंस आपको आने चाहिए, क्योंकि इतना इंटरव्यू को भी नहीं पता रहता। और बट आप देख लो कि मैंने सारे जो सिंपल सिंपल से जो आपको माइंड में इजीली याद रह जाएंगे, आपको इजीली आप बता सकते हो, ऐसे मैंने डिफरेंस यहाँ पे मेंशन करके दिया है। कौन सा भी एक भी जो डिफरेंस है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, समझने में भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको मैं डिटेल में भी नहीं बता सकता ये, ठीक है। तो
यहाँ पे देखो कि यहाँ पे डिफरेंस बताया कि एग्जांपल ऑफ स्टोर प्रोसीजर। देखो स्टोर प्रोसीजर का एग्जांपल कैसा है, क्रिएट द प्रोसीजर और प्रोसीजर का नेम। यहाँ पे हमने पैरामीटर पास कर दिया, यहाँ पे एक हमने क्वेरी लिख दी, सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज एंड डिपार्टमेंट, ये ऐसा करके। वैसे ही फंक्शन का देखो तो फंक्शन कैसे बनता है, यहाँ पे हमने फंक्शन का नाम लिया है गेट टोटल सैलरीज करके, और हमने रिटर्न में एक डेसिमल वैल्यू ले रहे हैं, तो उसमें से सारे डेसिमल वैल्यू रिटर्न करने के हम जो जैसे हम फंक्शन हिसाब में करते हैं वैसे ही हम क्वेरीज में करते हैं। तो ये सारा हो गया हमारा स्टोर प्रोसीजर और फंक्शन का डिफरेंस। क्वेश्चन 8 के लिए जाते हैं हम। हाउ डू यू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ स्टोर प्रोसीजर? बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सपीरियंस लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये तो मिस करना ही नहीं चाहिए। बहुत लोगों को पता होता है बट बहुत लोग इसको मिस भी कर देते हैं और जाके फंस जाते हैं इंटरव्यूज में, क्योंकि उनको इतना भी नहीं पता है कि हम स्टोर प्रोसीजर को की जो भी हम क्वेरीज यूज करते हैं और जो भी हमारा प्रोसीजर यूज करते हैं उसको हम उसकी परफॉर्मेंस कैसे चेक कर सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम बैंकिंग जो सेक्टर रहता है या फार्मा सेक्टर रहता है उसमें बहुत डिफिकल्ट प्रोसीजर यूज़ करते हैं, और वो ज़्यादा तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो लोड होने में बहुत बार टाइम लगता है उसको। तो जो वहाँ का जो क्लाइंट रहता है वो अपने को काम देता है कि इसको फास्ट करो, ये इतना स्लो क्यों है? अगर ये 10 मिनट ले रहा है तो आपको इसको 1 मिनट के अंदर लोड होना चाहिए, ऐसा करके देना चाहिए। तो आप कैसे करोगे? नहीं, तो आपको ये सारे स्टेप आपको देखने हैं कि आप कैसे उसको परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हो। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज़्यादा सैलरी के लिए आस्क होगी ना तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है? तो देखो, ऑप्टिमाइज स्टोर पोजीशन हेल्प इन फास्टर एग्जीक्यूशन, रिड्यूस द डेटाबेस लोड। सेम है, डेटाबेस लोड कम करता है। देखो फाइल हमारी जो है, अवॉइड यूजिंग सिलेक्ट स्टार अवॉइड करना है। देखो दोस्तों, हम हर बार सिलेक्ट स्टार यूज करने का ट्राई करते हैं बट वो अवॉइड करने का है, तो उसके डिसएडवांटेज भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, सिलेक्टिंग ऑल कॉलम इंक्रीज द अननेसेसरी डेटा रिट्राइवल इंस्टेड ऑफ सिलेक्ट ओनली रिक्वायर्ड कॉलम। जो कॉलम रिक्वायर्ड है वही कॉलम लिखो। अगर सारे कॉलम्स रिक्वायर्ड है तो आप सिलेक्ट फ्रॉम यूज कर सकते हो, बट अगर उसमें सिर्फ 2 या 3 कॉलम रिक्वायर्ड है और हम पीछे जाके उसको मॉडिफाई करके हम वही कॉलम लेके जा रहे हैं तो मतलब नहीं बनता। तो हमें याद रखना है कि सिलेक्ट फ्रॉम की जगह पे हम कॉलम नेम लिखे, ऐसा नेम सैलरी। ठीक है, और ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है यूज प्रॉपर इंडेक्सिंग। प्रॉपर इंडेक्स यूज करना है हमें। ठीक है, इंडेक्स स्पीड ऑफ सर्च ऑपरेशन, ऐड इंडेक्सेस ऑन फ्रीक्वेंटली सर्चेस कॉलम लाइक वेयर, जॉइन, अनऑर्डर, बाय। ठीक है, ये सारे हमें जो जॉइंस या कंडीशन हम जो भी हम इंडेक्सिंग यूज करेंगे ना उसका प्रॉपर इंडेक्स हमें यूज करना है। ठीक है, कौन से टेबल पे हमें प्राइमरी की, कौन से टेबल पे हमें यूनिक की यूज करनी है, कौन से टेबल पे हमें कैंडिडेट की यूज करनी है, कहाँ पे क्या यूज करना है, हमें इंडेक्स की जरूरत करने की जरूरत है यहाँ पे कि नहीं है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि हम इंडेक्सिंग कहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि लार्ज टेबल पे ज्यादा डेटा उसमें रहता है, वहाँ पे हम इंडेक्सिंग यूज कर सकते हैं। तो प्रॉपर इंडेक्स आपने लगानी है। ठीक है, तो अवॉइड कर्सर्स, कर्सर अवॉइड करनी है, क्योंकि कर्सर क्या करता है, डेटा रीड करने का काम लाइन टू लाइन रीड करता है डेटा। ठीक है, जैसे कि हमारा फॉर ईच लूप चलता है। ठीक है, फॉर लूप चलता है। ठीक है, तो वो लाइन टू लाइन हमारे डेटा कर्सर से चलता रहता है। ठीक है, रोज 1 बाय 1। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे डेटा में जो हमारा है स्लो करता है उसकी परफॉर्मेंस, तो उसकी जगह पे हम क्या यूज करेंगे, हम उसकी जगह पे यूज करेंगे जॉइंस। ठीक है, तो फोर्थ, यूज टेबल वेरिएबल्स इंस्टेड ऑफ टेबल टेम्पररी टेबल्स। देखो दोस्तों, कभी टाइम पे ना हम ज़्यादा तो ना टेम्पररी टेबल यूज़ करते हैं और हम जो टेबल वेरिएबल्स है उसको इग्नोर करते हैं। तो इसका भी एक फ़ायदा है खुद ओके, देखिए टेम्पररी टेबल एक मेमोरी लेता है और उस मेमोरी को हमने ड्रॉप भी करना होता है। लास्ट में हम ड्रॉप टेम्पररी टेबल करके भी लिखते हैं। अगर बाय चांस हमने वो ड्रॉप नहीं लिखा तो वो एक मेमोरी लीकेज हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो हम कुछ टेम्पररी टेबल क्रिएट करते हैं तो उसको ड्रॉप करने की भी ज़रूरत है। तो टेबल वेरिएबल परफॉर्म बेटर व्हेन डीलिंग विद द स्मॉलेस्ट डेटा सेट। ठीक है, अभी 5th है यूज विथ नो लॉक फॉर रीड ओनली क्वेरीज। देखो, जो भी हमारी रीड ओनली क्वेरीज है, जब भी हमारे सिलेक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट है या कुछ भी हमारी रीड ओनली जहाँ पे डेटा हम सिर्फ रीड करना चाह रहे हैं तो उसमें नो लॉक लगाए। नो लॉक की वजह से क्या हो रहा है, जो भी हमारा इंटरप्शन होता है, जो भी हमारा कुछ टकिंग ऑपरेशन रहता है हमारे एसक्यूएल में, जो भी हमारा हम अगर पोजीशन क्रिएट करें और हम डायरेक्टली उसको सिलेक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट चला रहे हैं उसमें, अगर कुछ बाई चांस उसमें अगर कुछ इशू आता है या कुछ भी डिफिकल्टी आती है तो नो लॉक क्या करता है, उसको अवॉइड करने का काम करता है, क्योंकि हमारा जो डेटा है ना वो रीड ओनली है, सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो उसी सेगमेंट में हम नो लॉक लगा सकते हैं। ठीक है, और 6th हो गया हमारा ऑप्टिमाइज जॉइंस यूज एग्जिस्ट इंस्टेड ऑफ इन। ठीक है, तो हम कहीं कहीं पे क्या करते हैं कि हम ज्यादा तो इन स्टेटमेंट यूज करना प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो इन स्टेटमेंट क्या करता है, अगर समझ लो कि यहाँ पे देखो दूसरे एग्जांपल में देखो, सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट। तो क्या कर रहा है कि डिपार्टमेंट आईडी लेके आ रहा है डिपार्टमेंट्स के टेबल के अंदर, तो वो बहुत सारी होगी। तो वो क्या कर रहा है कि सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर डिपार्टमेंट आईडी इन। इन मतलब ये जो सारी डिपार्टमेंट आईडी है वो सारी आईडी इसके साथ मैच करके एक एक करके वो शो करेगा।
ठीक है, उसकी जगह पे हम एग्जिस्ट यूज करेंगे, यहाँ पे इन नहीं करेंगे, एग्जिस्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो उसके अपने फायदे हैं कि हम एग्जिस्ट यूज करें, क्योंकि एग्जिस्ट और इन में थोड़ा मेमोरी का और परफॉर्मेंस का थोड़ा डिफरेंस है, तो परफॉर्मेंस के हिसाब से एग्जिस्ट बेटर है, तो एग्जिस्ट चलाए तो वो अच्छा हो जाए, इन भी हम इन यूज करेंगे तो ठीक है। ये हो गया हमारे 6 डिफरेंस, और बहुत सारे डिफरेंस आपको ऑनलाइन में मिल जाएंगे, तो आप चेक करोगे कि कैसे बढ़ाते हैं, वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम स्कीमाज यूज करेंगे, डीबो डॉट, हम जैसे स्टोर पोजीशन हम लिखते हैं ना कॉल करने के टाइम पे, कि कॉल करने के टाइम पे हम इस डेटाबेस का नाम, फिर डेटाबेस के नाम किया डॉट करके हम डेटाबेस का कॉल, डेटाबेस प्रोसीजर कॉल करते हैं। जैसे कि हमारे डेटाबेस का नाम है एम्प्लॉयज करके, एम्प्लॉयज डॉट, और हमारे प्रोसीजर का नाम है गेट एम्प्लॉयज करके, ठीक है, एम्प्लॉयज डॉट गेट एम्प्लॉयज करके, तो ऐसे हम कॉल करते हैं बेसिकली। तो हम कुछ स्कीमा दे देते हैं, ठीक है, तो हमारा स्कीमा हो गया डीबीओ डॉट एम्प्लॉयज डॉट, और हो गया हमारा गेट एम्प्लॉयज का टेबल। तो इससे क्या होगा कि हमारे कोड को पता चल जाएगा कि वो कहाँ पे एग्जैक्टली है हमारा प्रोसीजर। तो जाएगा डीबो के अंदर उसको मिलेगा गेट एम्प्लॉय का टेबल, एम्प्लॉयज का डेटाबेस, एम्प्लॉयज के डेटाबेस के अंदर उसको मिलेगा स्टोर प्रोसीजर गेट एम्प्लॉयज करके। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया सर्च। अगर हमने डीबो डाला नहीं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अदर अदर डीबी, अदर डीबी के लिए भी सर्च करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि कोड को कंफ्यूजिंग होती है कि वो डायरेक्टली आपने डेटा का रखा है, क्योंकि वो सारा डेटाबेस ढूंढता है, फिर उसको मिलता है ना, तभी वो डेटा लेके देता है, मतलब उसमें परफॉर्मेंस तो हमारी डिक्रीज होगी ना। अगर हमने क्लियरली मेंशन किया कि डीबीओ डॉट इस डेटाबेस के अंदर ये प्रोसीजर है, ठीक है, तो उसको सर्चिंग में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 8वां। क्वेश्चन 9th, व्हाट आर जॉइंस इन एसक्यूएल एंड व्हाट आर देयर टाइप्स। जॉइंस क्या है हमारे, देखो जॉइंस हमारे इसलिए लेके आए कि हम मल्टीपल टेबल जो यूज करते हैं ना, वो मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन करके हम एक रिजल्ट बनाते हैं, तो उस केसेस में हम जॉइंस यूज करते हैं। तो ये मेरी इन्फॉर्मेशन होगी, तो मैंने डेफिनेशन दे दी, आप डेफिनेशन भी गो थ्रू कर सकते हो वैसे। ठीक है, तो हम कौन से टाइप के जॉइंस है, इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल जॉइन, सेल्फ जॉइन, क्रॉस जॉइन। ठीक है, इसमें तो इंपॉर्टेंस है इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन। ठीक है, और फुल जॉइन तो ज़्यादा तो पूछते नहीं है, बट लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन तो ज़्यादा पूछते हैं, बट ज़्यादा तो लोग इनर जॉइन ही यूज़ करते हैं। ठीक है, और बट सेल्फ जॉइन और क्रॉस जॉइन भी बहुत अपने अपने खुद मायने रखते हैं कि सेल्फ जॉइन कब यूज़ करना है, उसके जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको सारे पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और क्योंकि ये ज़्यादा तो पूछे ही जाते हैं, क्योंकि जॉइन बिना जॉइन के तो कंपनी है ही नहीं, बता सकता हूँ, क्योंकि ये जॉइन यूज़ ना करे तो मल्टीपल टेबल्स को जॉइन कैसे करेंगे, मल्टीपल टेबल्स का डेटा कैसे रिट्रॉय करेंगे। ठीक है, तो नीचे मैंने इनर जॉइन का एग्जांपल दिया है, तो आप देख सकते हो कि 2 टेबल के जॉइन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 10, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ जॉइंस। पहले हमने देखा कि जॉइंस क्या है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंस कौन से हैं, अभी उसके हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, तो इनर जॉइन क्या है, द इनर जॉइन कीवर्ड्स रिटर्न ओनली rows with the match in both tables, which means that if you have a product with a no candidate key, category key, or with a category key that is not present in a candidate categories table, that record will not be written in a result. तो आपको ये बताओ कि इनर जॉइन है, जो दोनों टेबल का जो एक मैच रोज रहता है ना, वो निकाल के लाता है। देखो यहाँ पे एग्जांपल में देखो, आप एक डायग्राम में भी देखो कि दोनों टेबल का एक मैच रिकॉर्ड बन रहा है, उसको ही लेके आता है। समझ लो एक लेफ्ट टेबल में अगर कैटेगरी आईडी है और राइट टेबल में कैटेगरी आईडी नहीं है, तो वो लेके नहीं आएगा, बट दोनों में कैटेगरी आईडी तो वो लेके आ जाएगा। समझ रहे हो, दोनों टेबल में मैच रोज है तभी लाएगा ये। ठीक है, तो उसकी जो क्वेरी है बना के दी है, आप देख सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पे हमने सिर्फ सिंटैक्स बनाया है। ठीक है, ऐसा टेबल नहीं रहता, टेबल का नाम अलग रहता है और कॉलम्स भी अलग रहते हैं। ठीक है, और दूसरा है लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन क्या करता है, सारे जो लेफ्ट के रिकॉर्ड है ना, वो लिखता है, और एक कॉमन रिकॉर्ड है वो लेता है। ठीक है, मतलब एक तो लेफ्ट के सारे रोज लेके आएगा, जो लेफ्ट टेबल्स में वो सारे, और लेफ्ट टेबल के जो मैचिंग रिकॉर्ड है राइट टेबल के साथ, वो सारे रिकॉर्ड। ठीक है, मतलब दोनों रिकॉर्ड। देखो डेफिनेशन क्या है, लेफ्ट जॉइन रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम लेफ्ट टेबल, सारे रिकॉर्ड लेके आएगा, एंड ओनली मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल, और जस्ट मैचिंग रिकॉर्ड रहेंगे ना, वो राइट टेबल से उठाएगा। The result will still include all records from left table, but with null values from all columns from right table. समझ लो, मैच टेबल तो दिखा देगा, ठीक है, बट जो रिकॉर्ड मैच ना हो वहां पे नल दिखा देगा। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। राइट जॉइन, राइट जॉइन रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम राइट टेबल एंड ओनली the matching record from left table.
If there is no match, the result will include all records from right tables but with null values from the column from left tables. ठीक है, देखो आपको सिर्फ लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन पे आपको फोकस करना है। अगर लेफ्ट है तो सारे रिकॉर्ड लेफ्ट से लाएगा, अगर राइट जॉइन है तो सारे रिकॉर्ड राइट से लाएगा। कंफ्यूज होने का नहीं है यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्टली डेफिनेशन है जो आपकी नेम से ही डिफाइन हो रही है यहाँ पे। लेफ्ट जॉइन है तो सारे रिकॉर्ड लेफ्ट से लाएगा, राइट जॉइन है तो सारे रिकॉर्ड राइट से लाएगा। और जो मैचिंग रिकॉर्ड है वो लेफ्ट मतलब राइट जॉइन में हमारे लेफ्ट से लाएगा, और राइट जॉइन में हमारे रिकॉर्ड सारे लेफ्ट से मैचिंग रिकॉर्ड लाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो राइट जॉइन है तो यहाँ पे सारे रिकॉर्ड राइट से ले रहा है और मैचिंग रिकॉर्ड लेफ्ट से ले रहा है, ठीक है। कंफ्यूज होने का नहीं है यार, ठीक है। और वैसे ही हमारा लेफ्ट जॉइन है तो लेफ्ट के सारे रिकॉर्ड आएंगे और राइट के मैचिंग रिकॉर्ड आएंगे, ठीक है। तो एग्जांपल है यहाँ पे, डायग्राम भी है। और फुल आउटर जॉइन यहाँ भी, और फुल आउटर जॉइन रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम बोथ द टेबल्स, बोथ लेफ्ट टेबल्स एंड द राइट टेबल। मैचिंग रिकॉर्ड, दोनों के मैचिंग रिकॉर्ड लेके आएगा। सारे रिकॉर्ड जितने रिकॉर्ड है सारे, साथ में मैच रिकॉर्ड भी है। So if there is match, the record are combined. If there is no match, there is null values showing the missing columns. ठीक है। तो एक तो क्या करेगा, एक तो सारे रिकॉर्ड लाएगा दोनों तरफ से, लेफ्ट और राइट की तरफ से। अगर कुछ मैच बनता है तो रिकॉर्ड कंबाइन करके आएगा, अगर मैच नहीं बनता है तो वो नो रिकॉर्ड मतलब जो मिसिंग कॉलम है उसको नल दिखा देगा, ठीक है। तो एक नोट ही यहाँ पे, एक फुल आउटर जॉइन इक्वल टू फुल जॉइन मीन्स फुल जॉइन जो मेंशन किया ना वही फुल आउटर जॉइन है, वो अलग अलग नहीं है। फुल जॉइन भी एक ही है, फुल आउटर जॉइन भी एक ही है, बोथ आर द सेम। यहाँ पे डायग्राम देख सकते हो टेबल की, ये ज़्यादा तो पूछे नहीं जाता बट आप प्रिपेयर करके रखो, ठीक है। सेल्फ ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन इज अ रेगुलर ज्वाइन बट टेबल्स इज ज्वाइन विद इटसेल्फ। देखो सेल्फ ज्वाइन कहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे भी एक टेबल पे कंडीशन लगानी हो। अभी इंप्लॉय का टेबल है समझ लो, और इम्प्लॉय टेबल के अंदर हमें कोई कंडीशन लगानी है। अगर हमें सैलरी चेक करनी है तो उस पर हम सेल्फ ज्वाइन लगाएंगे कि इसकी सैलरी कौन सी है, आई डिपार्टमेंट चेक करना है तो उसकी सैलरी हम ऐसी जरूरत जहाँ पे अपने टेबल पे ही ज्वाइन लगाना पड़े तो उस टाइम पे हम सेल्फ ज्वाइन यूज करेंगे। तो सेल्फ ज्वाइन का देखो एक देखो वही है ना। तो सिलेक्ट कॉलम्स फ्रॉम टेबल 1 T1, टेबल 1 T2, टेबल 1 एक ही टेबल यूज कर रहे हैं ना हम, टेबल एक ही होगा और उस पर ही हम ज्वाइन लगाएंगे, बट उसका जो एलियास है T1 T2 करके देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वो T1 डॉट, और जिस पे भी कॉलम, जितने कॉलम है हमारे उस कॉलम पे हम T1 डॉट दिस कॉलम, T1 डॉट T2 डॉट दिस कॉलम, ऐसी भी सारी कंडीशन हम लगा सकते हैं, ठीक है। हमारा हो गया सेल्फ ज्वाइन, खुद एक ही टेबल पे हमें खुद एक मतलब खुद पे ही ज्वाइन लगाना, ठीक है। क्रॉस जॉइन, क्रॉस जॉइन रिटर्न द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू टेबल्स मीनिंग एवरी रो फ्रॉम फर्स्ट टेबल इज कंबाइंड विद एवरी रो फ्रॉम सेकंड टेबल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एग्जांपल देखो, पहले तो मैंने जो दिया है देखो, यहाँ पे पहले तो प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम दिया था। उसने प्रोडक्ट आईडी में 1 2 लैपटॉप एंड फोन, और कलर आईडी में कलर नेम ब्लैक सिल्वर ऐसे करके, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये दोनों टेबल एक तो प्रोडक्ट टेबल है और एक कलर टेबल करके है। तो देखो, तो ये क्या करेगा, ये दोनों टेबल पे क्रॉस ज्वाइन कर देगा। क्रॉस ज्वाइन करने के बाद हमारा ऐसा टेबल लेके आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो देखो कि लैपटॉप का आईडी प्रोडक्ट 1 है, लैपटॉप पे, ठीक है। तो लैपटॉप का 1 और 2 कलर आईडी है, तो देखो एक प्रोडक्ट आईडी पे इस पे ज्वाइन लगा देगा कलर पे, ठीक है। तो हमारा लैपटॉप ब्लैक कलर का भी होगा, सिल्वर कलर का भी होगा, फोन हमारा ब्लैक कलर का भी होगा, सिल्वर कलर का भी होगा। ऐसी कंडीशन में हम क्या यूज करेंगे, क्रॉस ज्वाइन यूज करेंगे। क्रॉस ज्वाइन क्या करेगा, एवरी रो फ्रॉम द फर्स्ट टेबल, हर रो जो पहले जो टेबल में हर रो के साथ, जो और दूसरी टेबल की हर रो के साथ, मतलब एक टेबल के हिसाब से दो रो, ठीक है। मतलब हमारा इसका एक रो का जो रो है वो डेटा हमारा जो दूसरी टेबल के हर रो के साथ मैच करेगा, और हमारा सेकंड रो हर टेबल दूसरे टेबल के हर रो के साथ मैच करेगा, ठीक है। लैपटॉप हमारा ब्लैक भी है सिल्वर भी है, फोन भी हमारा ब्लैक और सिल्वर भी है, तो ऐसी कंडीशन में हम यूज करेंगे क्रॉस जॉइन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिड प्रॉपर्टीज, व्हाट आर एसिड प्रॉपर्टीज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसिड प्रॉपर्टीज, जो मैंने मेंशन ऑलरेडी मेरे जो रिसेंटली जो वीडियो अपलोड किया है फुल स्टैक इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स का, जो विप्रो का जो क्वेश्चन लीस्ट मैंने जो फ्रेंड्स से लिए दोस्तों, मैंने बहुत सारे जो इंटरव्यू क्वेश्चन में प्रिपेयर करता हूँ, जो मेरे दोस्तों से लेके आ रहा हूँ मैं आपके लिए लेके आता हूँ। तो आपके पास भी अगर कोई क्वेश्चन है, आपने जो इंटरव्यूज दिया है जो आपके पास है ऑलरेडी क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो प्लीज मुझे सेंड करें। जो मैंने ईमेल आईडी स्टार्टिंग में भी ईमेल आईडी मैंने मेंशन किया है फर्स्ट स्लाइड पे, जो स्टार्टिंग में इंटरव्यू लिया था उसमें ईमेल आईडी मेंशन की है। तो उस ईमेल आईडी पे आप मुझे सेंड कर सकते हो कंपनी का नाम और उसका इंटरव्यू ड्यूरेशन और इंटरव्यू कब हुआ वो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दे सकते हो, ताकि मैं उसका वीडियो बना के
लोगों को शेयर कर सकूँ और लोगों की हेल्प कर सकूँ कि कौन से क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं, ठीक है? तो ऑलरेडी मैं फुल स्टैक पे बहुत सारे बहुत सारे वीडियोज़ बना सकता हूँ, 3 वीडियोज़ बना चुका हूँ और बहुत सारे लोगों को पसंद भी आया है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लेके लेके आता रहूँ, ठीक है? और ये आपके लिए तो फ्री है बट मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। क्वेश्चन 12 एक्सप्लेन द व्यूज़ इन एसक्यूएल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। A view in SQL is a virtual table based on result of query. It does not store the data but retrieves it from existing table whichever access. ठीक है? तो हमारे व्यू देखा जाए ना तो एक वर्चुअल टेबल है। वर्चुअल मतलब जिसका कुछ अस्तित्व ही नहीं है। बस थोड़ा-सा एक वर्चुअल है, नकली बना हुआ है। ठीक है? तो वो कैसे बनता है पता है? हमारे पास एक्जिस्टिंग टेबल है एक, समझ लो हमारे पास एम्प्लॉयी टेबल है। देखो यहाँ पे ओरिजिनल टेबल एम्प्लॉयी का टेबल है, इसमें सारा इतना रिकॉर्ड है। और इस रिकॉर्ड में हमने क्या किया, एक व्यू बनाया। देखो यहाँ पे क्रिएट व्यू हाई सैलरी और एम्प्लॉय एज एंड सिलेक्ट नेम सैलरी। हमें नेम और सैलरी मतलब देखो यहाँ पे तो इतने कॉलम है बट हमें रिटर्न क्या करना है, सिर्फ एम्प्लॉय का नाम रिटर्न करना है और सैलरी रिटर्न करना है। हमें एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट आईडी से कुछ हमें लेना देना नहीं है, ठीक है? तो उस कंडीशन में हमने बनाया कि हमारा जो एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 55,000 से ज़्यादा है उसको ही मुझे दिखाना है, ठीक है? उस कंडीशन में हमने क्या चलाया, हमने चलाया व्यू चलाया। तो व्यू चलाने के लिए हमने सिलेक्ट फ्रॉम हाई सैलरी चलाया। तो सिलेक्ट फ्रॉम हाई सैलरी एम्प्लॉई चलाने के बाद क्या हुआ कि वो व्यू क्रिएट हुआ वहाँ पे। और व्यू क्रिएट होने के बाद वो नेम सैलरी हमें देगा जिसकी 55,000 सैलरी से ज़्यादा है उसकी सैलरी हमें दिखाएगा, ठीक है? नाम के साथ, जैसे नीचे बॉब 60,000 करके, ठीक है? तो ये हो गया हमारा व्यू। तो व्यू हमें सिक्योरिटी पर्पस हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारे एम्प्लॉइज़ टेबल में बहुत सारी जो यूज़र रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो हम हाइड करना चाह रहे हैं यूज़र से। तो ठीक है, यूज़र को एम्प्लॉयी आईडी से क्या मतलब, यूज़र को डिपार्टमेंट आईडी से क्या मतलब, या यूज़र को उसके पासवर्ड से क्या मतलब, या पिन से क्या मतलब, ठीक है? यूज़र को क्या मतलब है कि नेम क्या है इस एम्प्लॉयी का, उसकी सैलरी कितनी है। अगर वो एचआर डिपार्टमेंट के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसके लिए हम दिखा देंगे इसका ये है, इसकी रेटिंग इतनी है, इसकी पोजीशन इतनी है। तो हम उसको ये थोड़ी ना दिखाएंगे इसकी एम्प्लॉयी आईडी क्या है, इसकी जो डिपार्टमेंट आईडी क्या है, या इसका पासवर्ड क्या है एप्लीकेशन का। तो हमें वही दिखाएंगे जो हमें ज़रूरी है। तो उस कंडीशन में हम यूज़ करेंगे। और व्यूज़ खुद में ही एक फास्ट है। हम यूज़ करने के बाद हमारी जो फास्टिंग प्रोसेस ज़्यादा होती है, हमारे जो रिट्रायल प्रोसेस ज़्यादा बढ़ता है। तो उस कंडीशन में हम व्यू भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है? व्यू भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखो, इसमें कंडीशन में टाइप्स ऑफ यूज़ कौन-सी है? तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, ये यहाँ पे वही इन्फॉर्मेशन है जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है? ये बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे, यही है। बट आप प्रिफर करना चाहते हो तो आप ऐसा इन्फॉर्मेशन उसको डायरेक्टली डेफिनिशन के तौर पे आप बता सकते हो, ठीक है? और आपको टाइप्स ऑफ यूज़ भी पूछे जाते हैं, ठीक है? एक्चुअली आपको व्यूज़ सब पता रहता है बट टाइप्स ऑफ यूज़ आपको पूछे तो आप कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, टाइप्स ऑफ यूज़ के भी टाइप्स है क्या? हाँ, है टाइप्स यूज़ के, ठीक है? तो पहला टाइप्स है सिंपल व्यू बेस्ड ऑन सिंगल टेबल्स, कॉम्प्लेक्स व्यू यूज़ मल्टीपल टेबल्स एंड जॉइन्स, updatable view can modify data if based on single table without aggregation. Read-only views cannot modify the data views using join group by only. तो ये सारे जो डिफरेंस टाइप के व्यूज है जो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके नाम से सारे सिंपल व्यू में हमें एक सिंपल टेबल है उसका बेस ऑन सिंपल सिंगल टेबल्स एक टेबल पे हम बना रहे हैं। और कॉम्प्लेक्स व्यू जहाँ पे मल्टीपल टेबल यूज़ कर रहे हैं, हम जॉइन के साथ डेटा रिट्रीव कर रहे हैं। अपडेटेबल व्यू जो हम डेटा मॉडिफाई कर रहे हैं उसका एक व्यू। और हम रीड ओनली व्यू जो भी हम डेटा मॉडिफाई नहीं कर सकते, डेटा जो हम सिर्फ लेके आ रहे हैं दिखाने के लिए, ठीक है? ये सारे जो है, ठीक है? देखो यहाँ पे एक मैंने लाइन लिखी है, नाउ इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ लॉन्ग क्वेरी वी कैन जस्ट यूज सिलेक्ट फ्रॉम हाई सैलरी एम्प्लॉइज। देखो मैंने सिलेक्ट फ्रॉम हाई सैलरी एम्प्लॉय इतना सा यूज किया, इतना सारा हमने क्वेरी लिखने से अच्छा है करेक्ट इंडेक्स वो सारा हम प्रोसेसर में लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं, इसकी जगह पे हम डायरेक्टली एक व्यू बना देंगे और उसको हम डायरेक्टली कॉल कर लेंगे। मतलब कुछ पास करने की जरूरत ही नहीं है, कंडीशन तो ऑलरेडी बनी हुई है हमारे अंदर। तो उससे क्या होगा, हमारा कोड भी कम हो गया, ठीक है? फिर हो गया हमारा व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू प्रिवेंट द एसक्यूएल इंजेक्शन? SQL injection is a cyber attack where hackers inject the malicious SQL code into queries to access, modify, or delete the sensitive database data. Preventing SQL injection is a crucial part of database security. देखो कंपनी बहुत सारा पैसा खर्च करती है सिक्योरिटी पे, ठीक है? अगर सिक्योरिटी नहीं तो एप्लीकेशन वो भी एप्लीकेशन अच्छे नहीं है, ठीक है? तो इसलिए हमने खास तौर पे ध्यान रखना है कि हम एसक्यूएल इंजेक्शन वो है ना वो अवॉइड होने चाहिए। हमें ऐसे एप्लीकेशन बनाए जिसमें एसक्यूएल इंजेक्शन होना। एसक्यूएल इंजेक्शन मतलब एक ऐसा इंजेक्शन जो हमारी क्वेरीज से
जो भी डेटा पास हो रहा है ना उसको इजीली उसको मॉडिफाई करे, उसमें कुछ चेंजेस करे, जिससे मॉडिफाई और चेंजेस करने से हमारे डेटाबेस डिलीट हो जाता है पूरा का पूरा। समझ रहे हो? अगर हमने सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर कंडीशन लगा के एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू ऐसा कर दिया और हमने वो पैरामीटर में पास कर दिया, तो एसक्यूएल इंजेक्शन लगा के सिलेक्ट फ्रॉम को डिलीट फ्रॉम कर देगा और वेयर की कंडीशन निकाल देगा। कहाँ से निकालेगा? पैरामीटर से ही निकाल देगा। मतलब उसको अगर समझ लो वो F12 दबा के डेवलपमेंट टूल से करेगा या हमारी यूआरएल से भी कर सकता है। यूआरएल पे भी हमने पैरामीटर पास करते हैं ना, देखा होगा आपने कि आपने यूआरएल पास की www.facebook.com और उसके पीछे हमने id इक्वल टू 2 पास कर दिया। मतलब हमने तो दे दिया ना कि यहाँ पे हम id2 पास कर रहे हैं और id2 किसका है? वो जो यूजर जो चला रहा है उसका ही id2 है, मतलब खुद का id2 है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम शेयर भी कर दे तो फिर वो तो स्क्यूएल इंजेक्शन इजी से हो जाएगा नहीं का। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स रहती है उसको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो वो स्टेप मैं आज बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, देखो, यूज पैरामीटराइज क्वेरीज, बहुत बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट डिफरेंस है। ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट होना ही चाहिए कि हम पैरामीट्रिक क्वेरीज यूज करेंगे। पैरामीट्रिक क्वेरी कैसे रहेंगी वो मैं बताता हूँ। इंस्टेड ऑफ कॉन्केटेनेटिंग यूजर इनपुट इनटू क्वेरीज, यूज पैरामीट्रिक क्वेरी टू सिंपली बाइंड द वैल्यूज। देखो, पहली होगी हमारी एसक्यूएल सर्वर्स, ये भी सेफ ही है। हम एक डिक्लेयर करेंगे एक आईडी इनटू वन और सिलेक्ट फ्रॉम यूजर वेयर यूजर आईडी और यूजर आईडी से पास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने तो डिक्लेयर कर दिया यूजर आईडी वन, हमने डायरेक्टली वन नहीं यहाँ पे पास नहीं कर रहे हैं हमारा यूजर आईडी इक्वल टू वन करके, सिलेक्ट फ्रॉम यूजर वेयर यूजर आईडी इक्वल टू वन, ऐसे थोड़ी पास कर रहे हैं हम। एट द रेट लगा के, मतलब उसको एट द रेट कर रहे हैं, इंटू वन कर रहे हैं, मतलब हम एक एज में डेटा पास कर रहे हैं, उसको तो यही दिखेगा, उसको डेटा नहीं दिखेगा। ठीक है, और वैसे ही हम सी शार्प में कर सकते हैं। जिससे आप में भी एट पास करते, तो आपने देखा होगा कि आपने एसक्यूएल इंजेक्शन पास करने के बाद हम पैरामीटर पास करते हैं। तो हमने पैरामीटर पास करने के बाद हम यूजर आईडी एम्प्लॉय आईडी एज ऐसा कुछ पास करते हैं ना, आपने देखा होगा पैरामीटर पैरा में डॉट ऐड करके, और हम जो प्रोसीजर कॉल करते हैं उसके बाद में हम कॉमा करके पैरामीटर पास करते हैं ना, तो वो होगा हमारा पैरामीटराइज क्वेरीज हो गया। वैसे ही पैरामीटर पास करके हम यूज करते हैं। तो ये एसक्यूएल साइड पे ऐसा होता है और सी शार्प साइड पे ऐसा होता है। बट बैड प्रैक्टिस कैसी है पता है? हमने सिलेक्ट फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर आईडी प्लस यूजर इनपुट करके पास किया, तो यहाँ पैरामीटर पास करके नहीं दे रही है, डायरेक्टली वैल्यूज पास कर रही है, इसमें कुछ हाइड ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें इसको इंजेक्शन होने का चांसेस ज्यादा है। ठीक है, यूज स्टोर पोजिशनर्स इंस्टेड डायनामिक एसक्यूएल, स्टोर पोजिशनर यूज करना है डायनामिक एसक्यूएल से ज्यादा। ठीक है, तो डायनामिक एसक्यूएल हो गया हमारा, देखो ये हमारा डायनामिक एसक्यूएल हमारा समझ लो कि हमारा हो गया और डायनामिक स्कूल का एग्जांपल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने क्रिएट प्रोसीजर किया। ठीक है, यूजर प्रोसीजर हमने स्टोर प्रोसीजर क्रिएट किया, स्टोर प्रोसीजर सेपरेट स्कूल कोड फ्रॉम यूजर इनपुट। देखो, और स्टोर प्रोसीजर हम अलग ही रखते हैं। हमारा एक डेटाबेस रहता है, डेटाबेस के अंदर स्टोर प्रोसीजर रहता है, अलग अलग स्टोर प्रोसीजर रहते हैं, हमने सिर्फ कॉल करना रहता है और हम आईडी वगैरह पास करते हैं। हम पैरामीटर यूज करके ऐसे ही पास करते हैं, जो पैरामीटर यूज करते हैं ना वैसे ही पैरामीटर हम यूज करके हम पास करते हैं। तो उससे क्या होता है कि इंजेक्शन हमारे यूज कम होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम देखो, ये हमारा डायनामिक स्कूल हो गया। यहाँ पे हम सेफ तो बता रहे हैं कि ये डायनामिक मतलब हम ये सेफ है कि हम पैरामीटर यूज करके हम पास कर रहे हैं और स्टोर पोजिशनर हम यूज कर रहे हैं। बट उसमें क्या है कि डिफिकल्टी है, उसमें भी हम रिस्क नहीं ले सकते कि हम स्टोर पोजिशनर हम कोड साइड यूज करें और हम स्टोर पोजिशनर उधर से कॉल करें। ठीक है, तो हम देखो ये हो गया हमारा डायनामिक स्कूल, ऐसे हम डायनामिक स्कूल यूज करते हैं। तो ये क्रिएट करना भी थोड़ा रिस्की है। तो हम ट्राई करें कि हम प्रोसीजर क्रिएट करें और उसमें ही हम आईडी वगैरह पास करके हम डेटा मॉडिफाई करें। ठीक है, तीसरी चीज है हम ORM यूज करें। ठीक है, ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपर। ठीक है, जैसे कि एंटिटी फ्रेमवर्क है हमारा ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपर्स, कि हमारे जो भी हमारे डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी रहती है ना, वो हमारा एंटिटी फ्रेमवर्क करता है। तो कनेक्टिविटी सिक्योर ज़्यादा रहता है ना, वो हमारे फ्रेमवर्क के साथ वर्क करता है। तो हम ORM यूज करें, एंटिटी फ्रेमवर्क ऑटोमेटिकली यूज पैरामीटर्स क्वेरी, जैसे कि एंटिटी फ्रेमवर्क हमारा ऑटोमेटिकली पैरामीटर्स क्वेरी यूज करते हैं। हाइबरनेट हो गया, सारे जो एग्जांपल हो गया हमारे ORM यूज करो और सेफ रहो। ठीक है, जैसे डैपर भी हो गया हमारा, एक डैपर भी बहुत सेफ साइड है जो हमारे डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करता है, मतलब वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करके देता है अच्छे से। तो आपको जो स्कूल इंजेक्शन अवॉइड होता है उसमें से। ठीक है, use least privilege database account, जैसे कि read only account select statement, restrict the update delete drop permission to necessary users only। ठीक है, तो ऐसे परमिशन रहते हैं जो हमें डेटाबेस अकाउंट को मतलब डिलीट ड्रॉप एंड अपडेट की जो कंडीशन परमिशन रहती है वो पर्टिकुलर पीपल्स को देनी चाहिए, जो हमारे खास है उनको ही वो परमिशन चाहिए। ठीक है, और ऐसी परमिशन देने के बाद हमारे डेटाबेस अकाउंट ज़्यादा तो सेफ रहते हैं। ठीक है,
Direct disable the direct user input in his query execution. Never allow the user to input SQL command directly via web forms and APIs. मतलब APIs थ्रू कौन से भी SQL कमांड्स हो वो अलाउड नहीं होनी चाहिए एक्चुअली, उसको रिस्ट्रिक्टिव होना चाहिए। हम पैरामीटर्स थ्रू ही पास करना चाहिए, जो भी कमांड है वो भी सारे कुछ भी हो, या स्टोर प्रोसीजर थ्रू ही होना चाहिए। ऐसे डायरेक्टली हम अगर एग्जीक्यूशन हम वेब फॉर्म्स में या APIs में अलाउ कर देंगे तो डायरेक्टली क्या करेगा वो। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर ऑर्डर आईडी इक्वल टू ड्रॉप टेबल ऑर्डर्स। ठीक है, देखो ये सिंपल है। अगर हम पैरामीटर हम समझ लो, ये सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर ऑर्डर आईडी ये सब पास करेंगे, ठीक है समझ लो। हाँ, तो वो क्या करेगा, एचक्यूएल इंजेक्शन क्या करेगा, वो डायरेक्टली क्या करेगा, ड्रॉप टेबल ऑर्डर्स करके डाल देगा पैरामीटर्स में, मतलब कहाँ पे, हमारे वेब फॉर्म्स या एपीआईज में डाल देगा ऐसा करके। तो उससे क्या होगा कि हमारा पूरा टेबल ही उड़ जाएगा, ड्रॉप कर देगा टेबल। तो उसका डेटा भी नहीं बचेगा, उसका स्ट्रक्चर भी नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि हमने सीधा आईडी पास किया ना इसकी वजह से। तो वो क्या करेगा, एक ये बना देगा, एक कॉलन बनाएगा, कॉलन के बाद वो एक क्वेरी को, देखो ये ऑर्डर आईडी की क्वेरी उसने यहाँ पे ही स्टॉप कर दी, सेमी कॉलन लगा दिया, मतलब सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर्स वेयर ऑर्डर आईडी इक्वल टू नल हो गया। ठीक है, ये वाली क्वेरी खत्म। और नेक्स्ट क्वेरी क्या रहेगी उसकी, ड्रॉप टेबल ऑर्डर्स, मतलब यहाँ पे दो क्वेरी रन हो जाएगी। आपने तो पास की तो एक क्वेरी पास की, बस उसने ऑनलाइन इंजेक्शन चला के दूसरी क्वेरी भी डाल दी, वो क्वेरी डाल दी उसने ड्रॉप टेबल क्वेरी का। ठीक है, तो इनेबल वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स हमें इनेबल्स करने हैं, उससे क्या होगा कि वो इसको इंजेक्शन ब्लॉक करेगा। ठीक है, बिफोर दे रीच द डेटाबेस, डेटाबेस से पहले हम एक फायरवॉल लगा देंगे ताकि हमारा जो अटैकर है वो पहुंच ना सके। ठीक है, 14 क्वेश्चन हमारा, यूनियन और यूनियन ऑल की डिफरेंस क्या है। बोथ यूनियन एंड यूनियन ऑल आर यूज्ड टू कंबाइन द रिजल्ट सेट ऑफ टू और मोर सेलेक्ट क्वेरीज। हाउ वेयर दे आर, हाउ द की डिफरेंस एंड हाउ दे आर हैंडल डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। दोनों का डिफरेंस ही क्या है पता है, यूनियन और यूनियन ऑल के। यूनियन हमेशा यूनिक रिकॉर्ड ही रिटर्न करता है, और यूनियन ऑल विथ डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। देखो दो टेबल है हमारे पास, दो टेबल पे हमने यूनियन लगाया, एक टेबल पे हमने यूनियन लगाया, दूसरे टेबल पे यूनियन ऑल लगाया। तो यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, यहाँ पे यूनियन लगाया यूनियन ऑल। देखो यूनियन और यूनियन ऑल हमेशा दो टेबल्स पे लगते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो टेबल्स पे लगाया है, यहाँ पे कस्टमर सप्लायर। तो यहाँ पे सिटी कॉलम हमें रिटर्न करना है। तो यूनियन लगाया तो क्या होगा कि हमारे सारे जो यूनिक सिटीज है वो रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, उसमें कोई डुप्लीकेट सिटी रिटर्न नहीं करेगा। दूसरे पे हमने यूनियन ऑल लगाया, उसमें हमें सिटी यूनिक भी चाहिए और डुप्लीकेट भी चाहिए, मतलब सारा रिकॉर्ड चाहिए। तो उस कंडीशन में हम यूनियन ऑल लगाएंगे। तो सारा रिकॉर्ड रिटर्न करना है तो यूनियन ऑल लगाए, यूनिक रिटर्न रिटर्न करना है तो यूनियन लगाए। तो इसका डिफरेंस पूछते हैं क्योंकि वो सेम नेम रखते हैं, उसके लिए उसकी वजह से क्या होता है, अपने माइंड में एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि ये सेम नेम एक ही नेम ही है बट उसका डिफरेंस क्या है, तो हम उसको हम पता नहीं लगा सकते। ठीक है, तो उसमें फास्ट कौन सा है, फास्ट हमारा यूनियन ऑल है, क्योंकि उसको एक्स्ट्रा प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो डुप्लीकेट भी रिकॉर्ड लेके आता है। ठीक है, और वैसे ही यूनियन में हमारा रिस्ट्रिक्ट होता है डुप्लीकेट रिकॉर्ड, तो उसकी वजह से हमारा यूनियन में टाइम लगता है। when you need only unique records in data and when you need to all records including duplicates, so then यूनियन यूज करते हैं, यूनियन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे नीचे भी इन्फॉर्मेशन दी है, तो सारी आप पढ़ सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन हमारा आरडीएमएस का एक फीचर है दोस्तों, मैंने बताया था स्टार्टिंग में डीबीएमएस और आरडीएमएस में क्या डिफरेंस है। डीबीएमएस में हमारा डीबीएमएस में नॉर्मलाइजेशन नहीं है, सिक्योरिटी प्रोवाइडेड नहीं है, कुछ रूल्स नहीं है डीबीएमएस में। यहाँ पे रूल्स लगाए गए एक डेटाबेस पे, तो रूल्स के हमारे नॉर्मलाइजेशन है। नॉर्मलाइजेशन सॉरी डीमोलाइजेशन भी डाल दिया मैंने। ठीक है, तो देखो नॉर्मलाइजेशन क्या है, हमारी एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइज द डेटा इन डेटाबेस टू रिड्यूस द रिडंडेंसी एंड इंश्योर्स द डेटा इंटीग्रिटी। देखो नॉर्मलाइजेशन यूज करने के टाइम हम डुप्लीकेशन अवॉइड करते हैं, हम प्रोवाइड करते हैं कि डेटा यूनिक हो या स्केलर हो, मतलब डुप्लीकेशन ना हो, प्राइमरी फॉरेन की मेंटेन हो, और एक ही टेबल में ज़्यादा, तो मतलब समझ लो एक ही टेबल में हम एम्प्लॉय का टेबल रख रहे हैं, एम्प्लॉय का डेटा रख रहे हैं, उसी टेबल में हम डिपार्टमेंट का डेटा रख रहे हैं, मतलब उसमें तो दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एक ही टेबल के अंदर। उसमें एम्प्लॉय का डेटा भी है, उसमें डिपार्टमेंट का डेटा भी है, दो डेटा एक ही टेबल में, तो उसमें क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होगा फ्यूचर में, तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा, खूब मैनेज करना हैंडल करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उसकी वजह से हमारा नॉर्मलाइजेशन आया है पिक्चर में। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन का गोल क्या है, रिमूव द डुप्लीकेट डेटा, इंश्योर द डेटा कंसिस्टेंसी, रिड्यूस द डेटा अनोमलीज, इंसर्टेशन अपडेट डिलीशन इश्यूज। वो जो इंसर्ट और अपडेट मैंने बताया ना, एक ही डेटा अगर एक ही टेबल में डालेंगे तो उसमें जो क्या होगा कि इंसर्ट मैनेज करने में, अपडेट मैनेज करने में, डिलीट मैनेज करने में बहुत डिफिकल्टी होगी। ठीक है, तो देखो
एग्जाम्पल ऑफ नॉलेज बिफोर नॉर्मलाइजेशन आप देख सकते हो कि एक टेबल क्रिएट किया हमने, उसमें ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट, कैटेगरी, प्राइस। तो इसमें क्या है, कस्टमर का रिकॉर्ड भी है, उसमें प्रोडक्ट का रिकॉर्ड भी है, उसमें कैटेगरी का रिकॉर्ड भी है और उसमें प्राइस भी है। तो ये 4 कॉलम है, इसके 4 कॉलम अलग, 4 टेबल अलग से बता सकते हैं हम आईडी के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे डुप्लीकेशन क्या बन रहा है, देखो आलाइस नाम के कस्टमर ने एक लैपटॉप मंगाया, वो हो गया 1000 प्राइस का। उसने अगर फिर से लैपटॉप मंगाया तो कस्टमर नेम तो वही पड़ेगा, प्रोडक्ट भी वही पड़ेगा, कैटेगरी वही पड़ेगी और प्राइस भी वही पड़ेगी। उसको 2 लैपटॉप मंगाने, तो नाम तो सेम ही हो गया ना। तो उसमें क्या हो गया कि एक ही यूजर ने तो एक ही लैपटॉप मंगाया, 2 लैपटॉप मंगाया है। ठीक है, तो 2 बार रिकॉर्ड बने। अगर वो 4 बनवाए तो 4 रिकॉर्ड बनेंगे। तो इसमें क्या होगा कि यार कितनी बार लैपटॉप मंगाया, कुछ डिफरेंस है, कुछ मैनेज करने में डिफिकल्टी होगी। ठीक है, पर इश्यूज क्या हो रहा है, कस्टमर नेम इज रिपीटेड इन इच ऑर्डर, प्रोडक्ट डिटेल्स आर डुप्लीकेट, इफ प्रोडक्ट प्राइस चेंजेस इट मस्ट बी अपडेटेड इन मल्टीपल प्लेसेस। प्रोडक्ट का यार प्राइस चेंज होती है तो उसका चेंज भी होना चाहिए, समझ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्राइस चेंज करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक चीज का लैपटॉप का, तो कैसे चेंज करेंगे, लैपटॉप का चेंज करेंगे यहाँ पे 2 जगह पे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, बट एक्चुअली ये तो डिफिकल्ट हो गया ना मैनेज करना। ठीक है, तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन यूजिंग 2 टेबल्स नो रिटर्नर्स। ठीक है, देखो यहाँ पे कस्टमर का टेबल अलग निकल गया, यहाँ पर कस्टमर और प्रोडक्ट का टेबल अलग निकल गया, और नीचे प्रोडक्ट और कैटेगरी अलग निकल गई। ठीक है, तो देखो एक तो कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर का टेबल डिफरेंट, कस्टमर ही अरेंज करेंगे। तीसरा कॉलम कस्टमर आएगा, थर्ड गोइंग करके आएगा, कस्टमर नेम अलग बन गया। ठीक है, फोर्थ सेकंड कॉलम, सेकंड टेबल, इसमें हमने कस्टमर आईडी के हिसाब से प्रोडक्ट आईडी निकाल ली और उसकी प्राइस भी निकाल दी प्रोडक्ट की। ठीक है, प्रोडक्ट हमारी आईडी मैच होगी प्रोडक्ट के टेबल के साथ। ठीक है, कस्टमर आईडी हमारा मैच होगा प्रोडक्ट आईडी के साथ, प्रोडक्ट के और आईडी और प्रोडक्ट नाम प्राइस के साथ। अगर हम प्राइस भी अपडेट करना है तो प्राइस अपडेट करेंगे, प्रोडक्ट आईडी मैच करना है तो प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे से प्रोडक्ट आईडी डाल देंगे 103, प्रोडक्ट डाल देंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में कैटेगरी डाल देंगे और इजीली हम मैनेज कर सकते हैं। ऐसे वे में हम इजीली मैनेज कर सकते हैं, डुप्लीकेट रिकॉर्ड भी नहीं होगा, डुप्लीकेशन ऑफ यूजर्स भी नहीं होगा। एक ही यूजर रहेगा, कस्टमर आईडी के हिसाब से हम मेंटेन करेंगे, मतलब इंटीग्रिटी एकदम इजीली होगी, यहाँ पे मेंटेनेबिलिटी इजी होगी, सारी मैनेजेबल इजी होगी, डुप्लीकेट नो रिकॉर्ड। तो ये हो गया हमारा ये सारा। तो इसमें नॉर्मलाइजेशन फॉर्म्स भी रहते हैं, जैसे फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, थर्ड और 22 कोड नॉर्मल फॉर्म है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ये बहुत कम पूछ जाता है, बट आपको शायद पूछ ले तो आपको आना चाहिए। फ्रेशर्स को तो ज़्यादा पूछते ही है, 1 or 2 or 3 एक्सपीरियंस है तो उनको पूछते ही है। अगर 3 साल से एक्सपीरियंस आता है तो सिर्फ आपको पूछेंगे नॉर्मलाइजेशन क्या है। ठीक है, और उसका यूज़ क्या है, आपने यूज़ किया है कि नॉर्मलाइज, तो आपको बताना चाहिए कि आपने नॉर्मलाइजेशन कैसे यूज़ किया। तो आपको इजीली एग्जांपल बनाना है कि एक टेबल में ज़्यादा से एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको नॉर्मलाइजेशन यूज़ करके हम टेबल की ज़्यादा ज़्यादा अलग अलग कर सकते हैं। टेबल्स के मतलब 3 या ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो अलग करके हम अलग अलग टेबल बनाएं और उसके बीच हम प्राइमरी की फॉरेन की बना के हम उसके जो रिलेशनशिप है वो मेंटेन करके रखें, तो उसमें हम नॉर्मलाइजेशन यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन में देखो, नो डुप्लीकेट रोज, ईच कॉलम हैज ऑटोमिक एंड वैल्यूज। इसमें बताया कि डुप्लीकेट रोज नहीं अलाउड करेंगे, उसमें हर कॉलम की एक यूनिक वैल्यूज रहेगी। ठीक है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या रहेगा कि वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म मेंटेन करके चले और प्राइमरी फॉरेन की के बीच बिटवीन जो रिलेशन वो मेंटेन करके देख करके, नो पार्शियल डिपेंडेंसी, एवरी कॉलम डिपेंड ऑन होल प्राइमरी की। ठीक है, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। थर्ड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में है कि सेकंड नॉर्मल नॉर्मल फॉर्म मेंटेन करके चले और नॉन की कॉलम शुड नॉट डिपेंड ऑन अदर नॉन की कॉलम्स, जो नॉन की कॉलम्स है वो डिपेंड ना होना चाहिए कि अदर टेबल्स के कॉलम पे डिपेंड ना होना चाहिए। ठीक है, और वॉइस नॉर्मल कौन स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ऐसे ही सारे फर्स्ट सेकंड थर्ड ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको ऑनलाइन देख लेना है, क्योंकि ज़्यादा बताऊंगा तो मेरी वीडियो भी लंबी बन जाएगी और आपको ये ऑनलाइन इजीली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको तो सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ कि एक नॉर्मलाइजेशन क्या है और उसमें हम एक फर्स्ट और सेकंड थर्ड क्या है हमारा, उसमें डिटेल में पढ़ना है तो आप डिटेल में पढ़ सकते हो। वो ज़्यादा तो ये पूछा नहीं जाता फर्स्ट नॉर्मल सेकंड नॉर्मल फॉर्म, आपको सिर्फ पूछा जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन क्या है। बट आप एक्सपीरियंस कम है तो आपको ये जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आगे भी लेने आना चाहिए, सेकंड पार्ट लेके आने वाला हूँ कोडिंग वाला रिलेटेड, जो एडवांस क्वेश्चन जो है फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी रिलीज कर दिया है, तो उसको अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी मिला है, बहुत सारे लोग देखते भी है बट सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करो, आपके लिए तो फ्री है बट मेरे इससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी, बहुत सारी मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए। ठीक है।